तो नमस्कार फिजियो डॉक्टर, कैसे हैं आप सभी डॉक्टर का न्यू लाइट प्रयास में भव्य स्वागत और भव्य अभिनंदन। एक बार फिर से मिल रहे हैं आज आपके सामने डिस्कस करने के लिए पेपर एफएसटी, जो बच्चा एफएसटी 32 यानी 32 का पेपर आपका हुआ है। बहुत ही मजेदार धमाकेदार पेपर आज आपका हुआ था बच्चा ये। और ये पेपर आपका बिल्कुल सेम उसी अंदाज में बनाया गया था जैसा कि आता है आपके नीट के पैटर्न में। तो बच्चा सर इस पेपर को डिस्कस करने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 101 से 150 में मिलूंगा, यानी डॉक्टर अनिरुद्ध अग्निहोत्री, और देन आपको मिलेंगे रिस्पेक्टेड सुधीर सर। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे सर के मिशन के साथ। सर का मिशन अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो भैया देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा बच्चा तने का रूपांतरण नहीं है। तो भैया यहाँ पे तने का रूपांतरण कौन नहीं है आपको ये बताना है, और कौन तने का रूपांतरण नहीं है फटाफट बता दीजिए। तो बच्चा आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्या है, कुकुम्बर का प्रतान, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं टेंड्रिल। प्रतान को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, इसको बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग टेंड्रिल बोलते थे। ये टेंड्रिल का मतलब जो इस तरीके से चीजें जो बन जाती हैं आपके कुकुम्बर में, कुकुरबिटा फैमिली में टेंड्रिल होते हैं। तो ये किसका रूपांतरण है, तो ये बच्चा रूपांतरण आपका तने का रूपांतरण होता है। आगे बढ़ते हैं, अपंसिया में भी अगर बात करें तो ये भी बच्चा तने का रूपांतरण है। कुकुम्बर भी तने का रूपांतरण है। नेपेंथीस का पिक्चर बच्चा, नेपेंथीस का रूपांतरण है, ये लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। ये बच्चा जो होता है ये आपके पत्ती का रूपांतरण है। ये किसका रूपांतरण है, पत्ती का रूपांतरण है। और ये बच्चा पत्ती का रूपांतरण है। पूछा गया था तने का रूपांतरण कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, तो नहीं का मतलब यहाँ पे आंसर बनेगा आपका तीसरा। 101 का प्रश्न बन जाएगा आपका विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है आपके सामने 102। कह रहे हैं बच्चा 2 विभिन्न एंजाइम की उत्प्रेरक की दक्षता की तुलना किस द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है केवल क्रियाधार में कार्बन परमाणु पर, नहीं भाई। पीएच का इष्टतम मान पे नहीं, एंजाइम का आणविक आकार पे नहीं, केएम मान पे बच्चा करते हैं हम लोग। यहाँ पे विकल्प नंबर 3 जाएगा सही जवाब आपके प्रश्न 102 का। अगला प्रश्न है आपके सामने 103 बच्चा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बच्चा मैच कराना है सूची 1 सूची 2 को। तो आपको पता बच्चा डाउन सिंड्रोम होता है ट्राइसोमी से, और ट्राइसोमी किसकी होती थी, आपके 21वें क्रोमोसोम की। तो बच्चा डाउन सिंड्रोम को मिला देंगे 21वें क्रोमोसोम, और इसको हम कहते थे ट्राइसोमी। इसको हम क्या कहते थे, इसको बच्चा हम कहते थे ट्राइसोमी। ये ट्राइसोमी से आपको होता था। और ट्राइसोमी का मतलब क्या है, ट्राइसोमी का मतलब है 2n+1। तो बच्चा यहाँ पे 2n+1 क्रोमोसोम हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, क्रोमोसोम हो जाएंगे 47। तो बच्चा ये क्या है, 21वें गुणसूत्र की पेयरिंग एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है आपकी डाउन सिंड्रोम। देन बच्चा 103 में अगर बात करें तो आपके सामने अल्फा थैलेसीमिया है। और अल्फा थैलेसीमिया जो होता है ये होता है बच्चा 16th क्रोमोसोम पे जो जीन है उसकी गड़बड़ी से होते हैं यहाँ पे। और देन आपके पास है बीटा थैलेसीमिया, और बीटा थैलेसीमिया ये संबंधित बात किसके है, ये संबंधित है बात 11th यानी 11वें क्रोमोसोम से। फिर बच्चा क्लिनेफिल्टर है, और इसमें कमी हो जाती है एक्स गुणसूत्र की। तो यहाँ पर बच्चा क्या होता था, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे 2n-1 की बात आती है, यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर का कितने हो जाते हैं 46, यानी कि 44 आपके XX रहते हैं, और प्लस यहाँ पे X0। इस तरीके से कुछ यहाँ पे कहानी बनती है। तो बच्चा यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे ये एक्स गुणसूत्र से संबंधित यहाँ पे बात है, ये एक्स गुणसूत्र से संबंधित यहाँ पे बात है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग यहाँ से मैच करा देंगे। आंसर क्या बनेगा, 103 में बात करेंगे। 103 बच्चा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका सेकेंड। ध्यान से देखिए, ए का आपका थर्ड है, बिल्कुल सही है, बी का फोर्थ है, और ये सारी चीजें आपकी किस तरीके से हैं आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चा अगर बात करें हम, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आंसर हमें यहाँ पे सेकंड दिखाई पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 104 में क्या कह रहे हैं, 104 में कह रहे हैं कोशिकीय श्वसन में NAD+ की क्या भूमिका होती है। तो बच्चा आपको पता है NAD+ जो होता है आपके न्यूक्लियोट्रॉन वाहक के रूप में होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो NAD+ होता है इसको मिलता है बच्चा प्रोटॉन, और मिलता है इसको इलेक्ट्रॉन। जब इसको ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलेगा तभी ये फाइनली क्या बनाता है, ये बनाता है NADH या NADH2। ये सब आपको चीजें यहाँ पे याद रखनी है। तो ये आपका एक तरीके से अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में यहाँ पे काम करता है। विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। आपका प्रश्न नंबर 104 विकल्प 2 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके सामने 105। कह रहे हैं यहाँ पे इनमें से कौन सा कथन बच्चा गलत है।
तो सबसे पहला बात है टीसी चक्र के एंजाइम मैक्रोऑर्गेनाइज मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल में होती है। साइटोसॉल आपको पता है बच्चा, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बच्चा कोशिका द्रव्य, साइटोसॉल में होती है। फिर कह रहे हैं ग्लाइकोलिसिस लंबे समय तक चलता है जब तक एनएडी की आपूर्ति होती है, ये बात भी सही है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरस माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली में, जब बाहरी में नहीं होती है, ये आंतरिक में होती है, बाहरी में नहीं होती है, ये होती है आंतरिक झिल्ली में होती है। और आंतरिक झिल्ली में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 होते हैं, तो ये बात यहाँ पे गलत है। और गलत का भाई गलत, आंसर बनेगा 4। आंसर यहाँ क्या बन जाएगा? आंसर बनेगा 4। अगला प्रश्न है आपके सामने 106 में चाहे यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं क्या कारण है कि एक हरा पौधा प्रकाश में होता है, केवल एक किनारे पर यह वृद्धि करता है, प्रकाश के स्रोत की ओर मुड़ जाता है। तो बच्चा ऑक्सीजन जो होता है छायादार की तरफ जमा होने लगती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हमेशा पौधा प्रकाश की तरफ ये मुड़ेता है, मतलब पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है, सकारात्मक प्रकाश संश्लेषण की तरह मुड़ता है। और दूसरे साइड यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन जमा होगा। तो बच्चा ऑक्सीजन जो होता है वो छायादार की तरफ हमेशा जमा होता है। ज्यादा कोशिका का दीर्घीकरण यानी कोशिकाओं का यहाँ पे डिवीजन बहुत तेज होता है, जिसकी वजह से वहां पे झुकाव आ जाता है। तो विकल्प नंबर 2 बन जाता है यहाँ पे सही जवाब। आपका जो प्रश्न है उसमें विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए गए हैं। तो प्रश्न 106 विकल्प बनेगा 2। अगला प्रश्न 107 कह रहे हैं बच्चा निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्च निषेचन के बाद की गलत है? तो बच्चा याद रखना है पश्च निषेचन विकास के संदर्भ में और गलत क्या है। तो बच्चा पश्च निषेचन को हम लोग कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन के बाद। पश्च निषेचन का मतलब क्या है कि निषेचन के बाद की बात बतानी है। तो निषेचन के बाद क्या क्या होता है? अंडाशय आपको पता है ये फल में कन्वर्ट होता है, ये बात सही है। युग्मनज भ्रूण में कन्वर्ट होता है, ये बात भी सही है। और केंद्रकीय कोशिका भ्रूण कोश में कन्वर्ट होती है, ये बात भी सही है। क्या गलत है? कह रहे बीजांड भ्रूण कोश में विकसित होता है, तो ये बात सही नहीं है। और ये बात पश्च की नहीं है, ये बात अग्र निषेचन की है। ये बात अगर बात करी जाए तो ये बात संबंधित है अग्र निषेचन की, यानी कि निषेचन से पहले की। और ये जो तीनों बातें हैं, ये तीनों बातें हैं पश्च निषेचन की। तो बच्चा यहाँ पे पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है पश्च निषेचन के बारे में गलत क्या है? तो ये अग्र निषेचन की बात है, तो गलत यहाँ पे है विकल्प नंबर 1। तो जो गलत है वही बनेगा आपका जवाब, यानी कि विकल्प नंबर 1 बन जाएगा आपका जवाब। तो प्रश्न नंबर 107 विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने 108 है, ध्यान से देखेंगे। 108 में क्या कह रहे हैं? 108 में कह रहे हैं बच्चा कायिक जनन अंग जनन के बीच क्या समानता होती है? तो समानता यहाँ पे ये होती है कि दोनों अपने पेरेंट के बिल्कुल समान प्रोजनी का निर्माण करते हैं, ये यहाँ पे समानता होती है। दोनों पूरे वर्ष पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, ये सारी बातें यहाँ पे गलत दी गई हैं। तो प्रश्न 108 विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 109 कह निम्नलिखित में से किसका श्रावण फ्रक्टोज कैल्शियम और कुछ एंजाइम में करते हैं? तो बच्चा ये होती है नर सहायक ग्रंथियां, यानी कि मेल एसेसरी ग्लैंड्स क्या बनाती हैं? समाइनल प्लाज्मा। और ये बच्चा ग्रंथियां 3 होती हैं, एक को बोलते हैं समाइनल वेसिकल। ये ग्रंथियां कितनी होती हैं? ये ग्रंथियां होती हैं 3, इसमें से एक क्या होती है, दूसरी क्या होती है और तीसरी क्या होती है? एक को हम बोलते हैं बच्चा यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल या सेमिनल वेसिकल्स। दूसरी बच्चा होती है प्रोस्टेट। दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है प्रोस्टेट। और तीसरी होती है बल्वो यूरेथ्रल। तीसरी क्या होती है? बल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि। ये बल्वो यूरेथ्रल होती है। तो बच्चा अगर बात करें तो ये आपकी एकल है और ये होती है जोड़े में। ये आपकी जोड़े में होती है, ये भी आपकी कैसी होती है? जोड़े में। और इन सभी ग्रंथियों का काम क्या होता है? काम होता है कि सेमाइनल प्लाज्मा बनाना। इन सबसे क्या बनता है? सेमाइनल प्लाज्मा। तो बच्चा ये सेमाइनल प्लाज्मा जो बनता है, इस सेमाइनल प्लाज्मा में क्या ज्यादा होता है? इसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम। फ्रक्टोज, कैल्शियम और आपके एंजाइम ज़्यादा होते हैं, आपको याद रखना है। तो बच्चा ये आपका यहाँ पे विकल्प क्या बनेगा? विकल्प नंबर
1 बनेगा सही जवाब आपके पास 109 का। अगला प्रश्न है आपके सामने 110। कह रहे हैं दो बिल्कुल समान एलील के साथ एक जीव होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बच्चा ये कहते हैं हम लोग होमोजाइगस। और होमोजाइगस का मतलब एक समान एलील का मतलब जैसे कैपिटल टी। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? ये कंडीशन बच्चा होमोजाइगस कहलाती है। अगर यहाँ पे स्मॉल टी होता तो ये कंडीशन भी हमारी होमोजाइगस कहलाती, लेकिन हेटेरोजाइगस के केस में इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आपका प्रश्न 110 जवाब होगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है आपके सामने 111। ध्यान से देखेंगे। 111 में कह रहे हैं कि स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ आपका सहवास किया जाता है तो संतति का क्या लक्षण होता है? तो यहाँ पे बच्चा अगर बात करें तो एक टाइप का ये टेस्ट क्रॉस है। अगर ये बात करी जाए तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये एक टाइप का क्या है? ये एक टाइप का टेस्ट क्रॉस है। और इसमें क्या किया जा रहा है आप देख पा रहे हैं, चेकर बोर्ड हम लोग बना लेते हैं पीरेंट स्क्वायर। और पीरेंट स्क्वायर बच्चा अगर बात करें तो स्मॉल टी यानी पूरी तरीके से रिसेसिव और डोमिनेंट का क्रॉस कराया गया। तो ये बच्चा डोमिनेंट है और यहाँ पे ये रिसेसिव है और इनके बीच क्रॉस करा के यहाँ पे देखा गया तो आपको 50% जो प्लांट मिल रहे हैं ये आपको टाल प्लांट मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो आपको ये 50% प्लांट मिल रहे हैं ये आपको कैसे मिल रहे हैं? ये आपको डार्क मिल रहे हैं। तो ये आपको मिल रहे हैं यहाँ पे लंबे पौधे और आपको बाकी ये कैसे मिल रहे हैं 50% ये मिल रहे हैं बच्चा बौने पौधे। तो बच्चा टेस्ट क्लास में जब इस तरीके की रिजल्ट चीजें आती हैं तो यहाँ पर आपको 50% मिलते हैं टाल यानी लंबे पौधे, 50 मिलते हैं डार्क। तो बच्चा प्रश्न 111 में अगर बात करें तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं स्प्रिंग्स के करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि यहाँ पे 50% रिसेसिव यानी कि अप्रभावी चीजें मिलती हैं। जवाब बनेगा दूसरा 50% अप्रभावी। अप्रभावी का मतलब क्या है? रिसेसिव। 50% का मतलब क्या है? रिसेसिव। यहाँ पर आपको रिसेसिव चीजें मिलती हैं। विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब आपके पास 111 का। अगला प्रश्न है आपके सामने 112। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो जीवों के लिए सही नहीं है जो कि 50% पुनर्संयोजित आवृत्ति प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर अगर बात करी जाए सारी चीजें बच्चा सही है। यहाँ पर बात यह है कि जीन्स आर टाइटली लिंक्ड या लूजली लिंक्ड। तो जीन सघनता से संलग्न होते हैं या ढीले तरीके से? तो यहाँ पर जवाब है ढीले तरीके से आपके होते हैं। जीन स्वतंत्र अपभ्रमण प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर जीन समान गुणसूत्र व्यवस्थित होते हैं ये प्रत्येक अर्धसूत्री विभाजन में एक से ज्यादा विनिमय में जाता है। जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है और ये बात यहाँ पे गलत है। तो 112 में अगर बात करिए तो हमको पता क्या करना है? 112 में हमें यहाँ पे ये पता करना है कि गलत क्या है, सही नहीं। तो यहाँ पे सही नहीं है आपके पास विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 यहाँ पे सही नहीं है यानी विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब आपके पास 112 का। अगला प्रश्न है आपके सामने 113। एक मटर के पौधे के द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के गैमेट्स को पता करने के क्रम में जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल है कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस एक मटर के पौधे के साथ किया गया था। और ये क्रॉस एक मटर के पौधे के साथ किसके साथ करना चाहिए? तो बच्चा यहाँ पर भी एक टेस्ट क्रॉस की बात कर रहे हैं और हमको पता है प्योर रिसेसिव पेरेंट के साथ यहाँ पे क्रॉस करी जाएगी। यहाँ पर भी जो बात करी गई है ये एक टेस्ट क्रॉस की बात करी गई है। तो यहाँ पर आप ये जो जीनोटाइप इसको पता करने के लिए इसको हम किससे क्रॉस करा देंगे? इससे हम क्रॉस करा देंगे जो पूर्णतः अप्रभावी यानी प्योर रिसेसिव प्लांट से कराते हैं। प्योर रिसेसिव जो ट्रेट है, प्योर रिसेसिव का मतलब क्या है? पूर्णतः अप्रभावी पौधे से हम कराते हैं। तो बच्चा यहाँ पे अगर एक साइड में आपके पास कैपिटल है स्मॉल है कैपिटल बी स्मॉल बी है तो दूसरी साइड पूरी तरह रिसेसिव होना चाहिए यानी कि स्मॉल है स्मॉल बी ये होना चाहिए। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि किससे कराना चाहिए। तो बच्चा यहाँ पर इस तरीके से अगर बात करें तो आप किससे कराएंगे? यहाँ पे क्रॉस हम किससे कराएंगे? यहाँ पे स्मॉल बी। तो आपका विकल्प नंबर 3 बन जाएगा सही जवाब आपके प्रश्न 113 का। अगला प्रश्न है आपका 114।
114 में कह रहे हैं हीमोफिलिक आदमी की शादी एक सामान्य महिला से होती है तो इनकी संतति क्या होगी। तो बच्चा हीमोफिलिक है तो सीधी सी बात है हीमोफिलिक आदमी है तो यहाँ पर एक्स और बाई के ऊपर हीमोफिलिक है तो एच लगेगा, सीधी सी बात है। और यहाँ पे सामान्य महिला है तो ये एक्स और एक्स रहेगा। पिनोट स्क्वायर बना लेते हैं। यहाँ पे ह्यूमन कैसे हैं, इनके जीरो यहाँ पे गैमेट रख देते हैं एक्स एच वाई और महिला सामान्य यानी एक्स। तो बच्चा यहाँ पे एक्स एक्स के ऊपर यहाँ पे एच है, यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई है, यहाँ पे एक्स एक्स के ऊपर यहाँ पे एच है और यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोई डिजीज नहीं है, यहाँ पे कैरियर है, यहाँ पर भी कोई भी डिजीज नहीं है। तो यानी कि सभी के सभी कैसे मिल रहे हैं, सभी हमें सामान्य मिल रहे हैं। सभी कैसे मिल रहे हैं, सामान्य। तो सभी सामान्य का मतलब विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। आपके प्रश्न 114 का जवाब विकल्प नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न 115 है। तो न्यूक्लियोसोम का अंतर्भाग बच्चा बना होता है, अंतर्भाग यहाँ पे बना होता है किससे होता है तो आपको पता है H2A H2B H2A H2B H3 और H4 का होता है। विकल्प नंबर 4 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 116। कहना है सिमिलरिटी क्या है बच्चा, डीएनए और आरएनए में समानता क्या होती है। तो समानता होती है कि ये बच्चा बहुलक होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। समानता क्या है, समानता क्या है, समानता ये है कि ये बहुलक होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, ये इनके पास समानता होती है। दोनों एक समान पिरिमिडिन नहीं रखते हैं बच्चा, क्योंकि आपको पता है एक में थायमिन टी होता है एक में यू होता है। दोनों एक समान की शर्करा नहीं रखते हैं, क्योंकि एक में राइबो शर्करा होती है एक में डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है। दोनों केवल विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ नहीं होते हैं, आइदर डीएनए और आरएनए दोनों की बात यहाँ पे नहीं होती है। केवल विषाणु में लिखा है तो केवल की बात तो जहां भी आ जाती है वो गलत ही मानी जाती है लगभग में। तो विकल्प नंबर 1 बनेगा यहाँ पे सही जवाब। आपके प्रश्न 116 का जवाब विकल्प नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न 117 है। कह रहे हैं बच्चा एक संरचनात्मक जीन का समकक्ष यानी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चरल जीन। तो बच्चा आपको पता है जो सिस्ट्रान होते हैं यही आपके स्ट्रक्चरल या कोडिंग जीन होते हैं, यही आपके क्या होते हैं, कोडिंग जीन होते हैं। और कोडिंग जीन का मतलब यहाँ पे संरचनात्मक जीन की यहाँ पे बात करी गई है, जो कोडिंग जीन है और इनको हम कहते हैं यहाँ पे सिस्ट्रान। विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। ये रिकॉन रिकॉम्बिनेशन जीव है, म्यूटान म्यूटेशन करने वाला म्यूटेशन जीन है, ओपेरान जो बच्चा ऑपरेटर जीन होते हैं उनको बोलते हैं। 118 पे अगर बात करेंगे तो 118 में 117 में बात करेंगे तो बच्चा आंसर यहाँ पे 2 होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 118। करें निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अनुवांशिक कोड का है जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक के द्वारा जीवाणु को मानव इंसुलिन के निर्माण को अनुमति देता है। तो आपको पता है बच्चा जेनेटिक कोड होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। जो जेनेटिक कोड होते हैं ये आपके यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक होते हैं। विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 119। कह रहे हैं डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो बच्चा आपका जब चेंज हो जाता है न्यूक्लियोटाइड में तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं म्यूटेशन, और म्यूटेशन को हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन। इसे हम म्यूटेशन कहते हैं। कैसे लिखते हैं, म्यूटेशन को इस तरीके से लिखते हैं। और म्यूटेशन का मतलब जैसे कि GAG था ये कन्वर्ट किस में हो गया था, GUG में। तो यहाँ पर ये ग्लूटामिक एसिड होता है, यहाँ पे ये वैलिन होता है। तो सिकल सेल एनीमिया में कन्वर्जन होता है पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, और इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, इसे हम कहते हैं उत्परिवर्तन। तो 119 का जवाब बच्चा क्या होता है, विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है आपके सामने 120। ज्यादातर लगातार उपयोग होने वाली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक तकनीक होती है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके सामने 121। उत्परिवर्तन का विचार निकालकर लाया गया किसके द्वारा। तो बच्चा 121 में अगर बात करें तो इसके लिए हम लोग को पता है ह्यूगो डेविस नाम के साइंटिस्ट आए थे, और ये ह्यूगो डेविस नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक प्लांट इवनिंग प्रोड्यूस पे कार्य किया था और उत्परिवर्तन का विचार के बारे में बताया था। विकल्प नंबर 1 बनेगा सभी जवाब, बाकी यहाँ पे सब कुछ गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न 122। 122 में थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन आसान भी है। कह रहे हैं 1000 व्यक्तियों की संख्या में 360 व्यक्ति AA हैं, जीनोटाइप वाले हैं। तो यानी कि जो 360 हैं वो 360 कितने में हैं, 360 आपके 1000 में हैं, और इसको बोला गया है AA। क्या इसको बोला गया है, A।
ए बोला गया। फिर कह रहे हैं कि 480 480 भी कितने में, 1000 में, और ये क्या है, ये आपके हैं ए यानी कैपिटल ए स्मॉल ए हैं। देन क्या बोला गया है, शेष बचे हुए 160 ए के हैं, यानी जो 160 हैं 1000 में, ये आपके ए और ए को डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं शेष बचे ये है, इस डेटा के आधार पर एलील ए की आवृत्ति क्या होगी। तो एलील ए की आवृत्ति क्या होगी, तो इसकी हमें आवृत्ति निकालना है। इसकी हमें क्या निकालना है, हमें इसकी निकालना है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो बच्चा आपका एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा, फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो पी स्क्वायर होता है ये आपका कैपिटल है, कैपिटल ए के लिए होता है। ये जो क्यू स्क्वायर होता है ये आपका स्मॉल है, स्मॉल ए के लिए होता है। और यहाँ पर जो 2pq है ये आपका कैपिटल ए स्मॉल ए को आपकी फ्रीक्वेंसी को बताता है। तो बच्चा यहाँ पर अगर बात करें तो आप ये जो ए है ये इक्विवेलेंट किसका है, पी स्क्वायर का, पी स्क्वायर के। बस ये बात अगर आपको पता है, ये ए की वैल्यू जो है ये आपके पी स्क्वायर के इक्विवेलेंट होती है। अगर ये आपको पता है तो आप कर ले जाएंगे। तो अगर आपको ये पता है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे बच्चा इसको, पी स्क्वायर के बराबर ए, और यहाँ पे बच्चा आपने देख ही लिया क्या है। तो बच्चा पी स्क्वायर, इसको अगर काटा पीटी करेंगे तो यहाँ पर पी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 0.36, क्योंकि बच्चा इसको काटा पीटी का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.36 आ जाएगा। अब हम p को अंडर रूट में बच्चा इसको लेंगे और यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.6, और यही आपको पता करना था। और p का मतलब ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, फ्रीक्वेंसी है a की। तो जवाब बन जाएगा आपका विकल्प नंबर 3। तो विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 122 का। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरीके क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कई बार इस तरीके क्वेश्चन आपको वैल्यू बदल बदल के पूछा जाएगा। तो आपका प्रश्न 122 का जवाब विकल्प नंबर 3 होगा। और इसी तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं आपके ए की, और यहाँ पे स्मॉल ए की भी पूछ सकते हैं, आपको यहाँ पे निकालना है। तो 122 के बाद में यहाँ पे अगला प्रश्न है आपके सामने 123। 123 में क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं एक जनसंख्या के आनुवंशिक विभिन्नता किसके कारण उत्पन्न होती है। तो 123 में यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिया है उसमें विकल्प नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं उत्परिवर्तन के साथ एक ही पुनर्संयोजन के साथ, केवल पुनर्संयोजन के साथ, प्रजनन अलगाव और चयन के साथ, केवल उत्परिवर्तन के साथ नहीं, उत्परिवर्तन के साथ पुनर्योजन के साथ, यानी म्यूटेशन भी हो और रिकॉम्बिनेशन भी हो। इसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन और इसको क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन। तो विकल्प यहाँ पे बनेगा आपका 2 सही जवाब आपके प्रश्न 123 का। अगला प्रश्न है यहाँ पे 124। कह रहे स्थल की पहचान करें जहाँ पे बाउचेरिया ब्रैंकाइफाई मानव शरीर की सामान्यता पाया जाता है। तो आपको पता है निचली पादों की लसिका वाहिकाओं में ये पाया जाता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। पैरों की मांसपेशियों में नहीं, जांघों के क्षेत्र की रक्त वाहिनियों में नहीं, अंगुलियों के बीच त्वचा में नहीं, निचली पादों की लसिका वाहिकाओं में होता है। और ये आपकी गंदी जगह जाने से, जहाँ पे पोल्यूशन या जहाँ पे मिट्टी आपकी होती है उनसे भी ट्रांसमिट होने वाला आपका ऑर्गेनिज्म है बाउचेरिया ब्रैंकाइफाई। मानव शरीर में पाया जाएगा निचले पादों यानी कि जो पैर के तल में उसके बाहर ये जाएगा। तो 124 का विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे 125, ध्यान से देखिए। एक बीजपत्री पत्ती के विषय में क्या यहाँ पे सत्य है। तो 125 में अगर बात करें तो 125 में एक बीजपत्री के बारे में क्या सत्य है। तो एक बीजपत्री के बारे में जितने भी ऑप्शन यहाँ लिखे हैं उन 125 में बच्चा विकल्प नंबर 3 पे आइए। कह रहे हैं पर्ण मध्योतक खम्भ और स्पंजी ऊतक में विभेदित नहीं होता है, और ये बात एक बीजपत्री के लिए बिल्कुल सही है। और पर्ण मध्योतक का मतलब क्या है, पर्ण मध्योतक को हम लोग कहते हैं मीजोफिल, यानी मीजोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड, इसको हम मीजोफिल भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये सभी बातें अगर बात करें
तो किसके लिए हैं ये सभी बातें यहाँ पे डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री के लिए, पर ये बात आपकी एक बीजपत्री के लिए बिल्कुल फिट बैठ रही है। तो विकल्प नंबर 3 यहाँ पे बन जाएगा सही जवाब आपके प्रश्न 125 का। अगला प्रश्न 126, ध्यान से देखिए। कह रहे जुखाम का उपचार प्रतिजैविक के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो जुखाम होता है वो प्रतिजैविक का मतलब होता है एंटीबायोटिक, और ये एक विषाणु के द्वारा होता है, इसलिए जुखाम का उपचार एक विषाणु द्वारा होने की वजह। और प्रतिजैविक जो होता है वो बैक्टीरिया के विरुद्ध, जीवाणु के विरुद्ध होता है। प्रतिजैविक जो होता है वो जीवाणु के विरुद्ध कार्य करता है, जीवाणु के विरुद्ध कार्य करता है। तो जीवाणु जहां पे होगा वहां तो ठीक है, लेकिन विषाणु में कोई काम नहीं करेगा। तो विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 126 का। अगला प्रश्न 127। एक वर्ण योग यानी कि सिलेक्टेबल मार्कर यूज किया जाता है किस लिए? तो एक सिलेक्टेबल जो मार्कर है ये किस लिए? सिलेक्टेबल जो मार्कर होता है उसका उपयोग किस लिए? अरूपांतरज के निष्कासित करने में सहायता करता है, इसलिए रूपांतरज पुनर्जीवित हो सके। ये बात पहली ही बात यहाँ पे सही दी गई है। तो विकल्प नंबर 1 बनेगा यहाँ पे सही जवाब। अगली बात है आपकी 128। तो बच्चा 128 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन उच्च जीवों में जीन क्लोनिंग के लिए वाहक के रूप में उपयोग किए जाते हैं? तो यहाँ पे हायर ऑर्गेनिज्म यानी जो आपके उच्च जीव होते हैं उनमें अगर बात करें तो रेट्रोवायरस की बात हम लोगों ने पढ़ी है। उच्च जीवों में अगर हमें जीन क्लोनिंग करनी है तो इसके लिए रेट्रोवायरस, इसके लिए कौन से वायरस हैं? रेट्रोवायरस। और रेट्रोवायरस कहाँ पे लिखा है? ये आपका लिखा है आपके विकल्प नंबर 4। ये सब कुछ नहीं होगा। विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब आपके पास 128 का। अगला प्रश्न है आपका 129। इन विट्रो क्लोनल प्रवर्धन पौधे में किसके द्वारा किए जाते हैं? तो बच्चा ये पीसीआर आरएपीडी होता है, आपको पता है। पीसीआर आपको पता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन रैपिड एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए होता है, ये इसके द्वारा वहाँ पे किया जाता है। विकल्प नंबर 1 बनेगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके सामने 130 में बच्चा क्या कह रहे हैं? ध्यान से देखो। यहाँ पे कह रहे हैं एक सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीक। तो बच्चा एक सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीक जो होती है यानी कि आपको बता रहे हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। सूक्ष्म प्रवर्धन को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन। और इसकी जो तकनीक होती है इसको हम लोग क्या बनाते हैं? इसमें हम लोग करते हैं कायिक भ्रूणजनन यानी सोमेटिक एम्ब्रायोजेनेसिस करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? इसे हम करते हैं कायिक भ्रूणजनन यानी कि सोमेटिक एम्ब्रायोजेनेसिस कराते हैं। विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 130 का। अगला प्रश्न है आपके सामने 131 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन प्रोटोप्लास्ट के संलयन को प्रेरित बढ़ावा देता है? तो बच्चा इसके लिए पॉलीथायरोइड ग्लाइकोल और सोडियम नाइट्रेट होता है। विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 132। कह रहे हैं बच्चा जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में सफलतापूर्वक उपयोग की जा रही किसके उत्पादन में? तो बच्चा यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है मानव में उपयोग करने के लिए पोलियो वैक्सीन की सुरक्षा की जांच के लिए परजीवी चूहा। तो ट्रांसजेनिक माइस जो होते हैं टेस्टिंग सेफ्टी होती है पोलियो वैक्सीन की भी फॉर यूज इन ह्यूमन। तो मानव में ये उपयोग करने के लिए यहाँ पे परजीवी चूहा लिया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। ये आपकी सारी बातें यहाँ पे गलत दी गई। विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब आपके पास 132 का। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 133। हिम्यूलिन शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया? तो हिम्यूलिन यानी आर्टिफिशियल कृत्रिम इंसुलिन होता है। हिम्यूलिन क्या है? ये आपका मानव इंसुलिन है। मानव में कैसा है? ये कृत्रिम। मानव में भी कैसा है? ये कृत्रिम इंसुलिन होता है। और इंसुलिन आपको पता है डायबिटीज पेशेंट के लिए जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके लिए काम करता है। ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो विकल्प नंबर अगर बात करें तो आपका 133 का क्या बनेगा? 133 का विकल्प नंबर 3 बन जाएगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न आपका यहाँ क्या जा रहा है? अगला प्रश्न जा रहा है 134। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी समष्टि अंतर क्रिया की व्यापक तौर पर प्रतिजीवी के उत्पादन के लिए चिकित्सा विज्ञान में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ बता जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एमेंसेलिज्म को देखिए। एमेंसेलिज्म का मतलब ये होता है कि एक प्रजाति बिना किसी लाभ के दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाती है। तो एक प्रजाति अगर बिना किसी लाभ के यहाँ पे लिख लेंगे एक प्रजाति बिना किसी लाभ के
दूसरे को नुकसान पहुंचाए, दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, तो इसे हम कहते हैं एमेंसेलिज्म। और ये एमेंसेलिज्म की अगर बात करें तो आमतौर पे प्रतिजैविकों के उत्पादन के लिए डिस्क्रिप्शन में प्रयोग किया जाता है। विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब आपके पास 134 का। तो एक प्रजाति यहाँ ऐसी है जो बिना किसी लाभ के दूसरे जीव से नुकसान पहुंचाती है, कोई लाभ नहीं होता है पर दूसरे जीव को यहाँ पे नुकसान पहुंचाती है, तो यहाँ पे एमेंसेलिज्म की बात यहाँ पे सही जाएगी। अगला प्रश्न है आपका 135। कह रहे निम्न में से कौन सा प्रक्रिया अपघटन के रूप में सही रूप में यहाँ बताई गई है, तो यहाँ पे सही आपको बताना है और किसके बारे में बताना है, अपघटन के बारे में। तो अपघटन के बारे में यहाँ पे सही क्या है, तो अपघटन के बारे में बच्चा यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो क्या सही है। अपघटन का मतलब है यहाँ पे डिकम्पोजिशन से, अपघटन का मतलब यहाँ पे किससे है, डिकम्पोजिशन से मतलब है यहाँ पे। और यहाँ पे इसके बारे में क्या सही है, आप 135 में जब देख पा रहे होंगे सही क्या है, तो सही के लिए 135 के विकल्प नंबर 3 पे जरा देखेंगे, लिखा है खंडन। खंडन का मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन। अर्थवाम, जैसे कि यहाँ पे केचुआ आते हैं, इसमें केचुआ जैसे जीवों के द्वारा किया जाता है, ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही बताई गई है। अपचय में बच्चा क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो, अपचय में कह रहे हैं यहाँ पे कि पूर्ण रूप से अवायवीय व्यवस्था में अपघटन अंतिम चरण होता है, तो बच्चा ये अंतिम चरण नहीं होता है, ये आपका अगर बात करें तो आपका होता है तीसरा चरण, अंतिम चरण नहीं होता है, ये होता है आपका तीसरा चरण, ये गलत हो गया। दूसरे में बच्चा हमें बात करें निछालन की, तो निछालन में अगर बात करें तो वाटर सॉल्युबल जो इनऑर्गेनिक होते हैं ये आपके नीचे जाते हैं। ये कह रहे हैं जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व को मिट्टी के सबसे ऊपर नहीं, ये नीचे की तरफ जाते हैं, तो ये बात भी इनकी गलत हो गई। फिर कह रहे हैं ह्यूमिफिकेशन एक गहरे रंग के पदार्थ ह्यूमस का जमाव होता है, और यहाँ पर बहुत तीव्र गति पर सूक्ष्मजैविक क्रिया के लिए होता है, तो बहुत तीव्र नहीं होता है, बहुत ही धीमी गति, तीव्र गति से यहाँ काम नहीं होता है, यहाँ बहुत ही धीमी गति से वो काम होगा, तो ये बात भी इनकी बहुत गलत है। तो विकल्प नंबर 3 बनेगा आपका सही जवाब, आपके 135 का जवाब विकल्प नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 136। कह रहे हैं गहरे समुद्र हाइड्रोथर्मल बेंट परितंत्र में प्राथमिक उत्पादक क्या होता है, तो बच्चा यहाँ पे आपको पता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु। 136 का जवाब विकल्प नंबर 2 बनेगा। अगला प्रश्न 137। तो 137 बच्चा कह रहे हैं जैव विविधता के लिए विषय में क्या बच्चा यहाँ पे सही है, तो सही ये है बच्चा यहाँ पे कि जो हमारे पश्चिमी घाट होते हैं, बहुत उच्च डिग्री की जाति प्रचुरता और इंडिविजुअल देखने को मिलती है, और ये बात एनसीईआरटी की लाइन से बच्चा ली गई है। बाकी यहाँ पे सारी बातें जो दी गई हैं वो गड़बड़ दी गई हैं। विकल्प नंबर 3 बनेगा आपका सही जवाब, आपके पास 137 का। अगला प्रश्न आपके सामने है 138। क्लेरियास गिरिपाइनस के यमुना नदी में समावेशन के कारण भारतीय देसी मछलियों की जनसंख्या में बढ़ोतरी किस रूप में देखी गई है, तो बच्चा ये एलियन स्पीसीज की वजह से देखी गई थी। और एलियन का मतलब विदेशी जातीय आक्रमण, एलियन स्पीसीज का मतलब क्या होता है, विदेशी जातीय आक्रमण। और ये एलियन स्पीसीज जो होते हैं, एलियन स्पीसीज के अटैक से हो ये सारी चीजें देखी गई थी। विकल्प नंबर 4 बनेगा आपका सही जवाब, आपके पास 138 का। अगला प्रश्न है 139। तो बच्चा यहाँ पे अगर बात करें मैचिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपके बात करी गई दृढ़ संधि की। दृढ़ संधि का मतलब है टाइट जंक्शन। दृढ़ संधि का मतलब क्या है, यहाँ पे बात कर रहे हैं ये टाइट जंक्शन की। उसके बाद दूसरी बात यहाँ पे बताई गई आसंजी। आसंजी का मतलब है बच्चा एडरिंग। आसंजी का मतलब होता है एडरिंग। और यहाँ पे बात करी गई गैप, गैप जंक्शन की यहाँ पे बात करी गई। तो आपको बताया बच्चा टाइट जंक्शन को हम लोग मैच कराते हैं, जहाँ पे बच्चा लीकेज की बात होगी। और एक बच्चा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 देखिए, उपकला कोशिकाओं के आर पार तलों के रिसाव। रिसाव का मतलब क्या है, लीकेज। तो यहाँ पे लीकेज को रोकने के लिए होती है, यानी ए को मिला देंगे 3 से। तो बच्चा ए को 3 से अगर देखें तो बच्चा यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं। ए का 3 सिर्फ एक ही जगह है, और जब एक ही जगह है तो विकल्प 3 बनेगा आपका सही जवाब। विकल्प 3 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 139 का। अगला प्रश्न है आपके सामने 140। तो बच्चा 140 में अगर बात करें तो यहाँ कह रहे हैं कौन से प्रकार का ऊतक अपनी स्थिति के साथ सही तरीके से अनुरूपित है। तो नाक की नोक पर बच्चा यहाँ पे उपास्थि होती है। आपको पता है नाक की नोक पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है उपास्थि। ये जो दिया गया है ये आपका गड़बड़ दिया गया है, यहाँ पे उपास्थि होना चाहिए। फिर कह रहे हैं आमाशय के आस्तर पे अगर बात करें तो आमाशय के आस्तर पे स्तंभाकार उपकला होती है। यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे घनाकार लिखी है, यहाँ पे क्या होना चाहिए,
यहाँ बच्चा होना चाहिए स्तंभाकार, स्तंभाकार उपकला। तो ये बात भी गलत थी, ये बात भी गलत थी। आंत की दीवार चिकनी पेशी और एरियोलर ऊतक कंडराएं। तो बच्चा यहाँ पे कंडराएं की अगर बात करें, एरियोलर ढीला संयोजी ऊतक में होते हैं, एरियोलर कहाँ होते हैं, कंडराओं में नहीं होते हैं। ये आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं, ढीला संयोजी ऊतक। तो ये बात भी इनकी अगर बात करें तो यहाँ पे गलत दी गई है। आपको सिर्फ यहाँ पे विकल्प नंबर 3 मिल रहा है सही जवाब। आपका प्रश्न 140 में विकल्प नंबर 3 बन रहा है सही जवाब। आपको यहाँ पे सही पता करना था, तो आपका सही क्या है, विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है आपके सामने 141, ध्यान से देखिएगा। कह रहे बच्चा सामान्य मेढक राणा टिग्रिना के संबंध में निम्नलिखित 4 कथनों को विचार करें और सही विकल्प का चयन करें, जो कि कहता है कि कौन एक सत्य टी और यहाँ पे असत्य है। तो यहाँ बच्चा अगर बात करें तो सबसे पहली बात क्या कह रहे हैं कि शुष्क जमीन पे ये क्या कह रहे हैं कि यह O2 कमी के कारण मर जाएगा। तो बच्चा मर जाने वाली बात तो गलत हो गई, फाल्स हो गई। कह रहे ये 4 कक्षी होता है, तो बच्चा ये 4 कक्षी नहीं होता है, आपको पता है ये 3 कक्षी होता है, क्योंकि आपका ये राणा टिग्रिना क्या है, मेढक है। और मेढक किस में आता है आपको पता है, ये एम्फीबिया में आता है। एम्फीबिया का मतलब क्या है, एम्फीबिया का मतलब ये है कि उभयचर में आते हैं। और उभयचर के पास में क्या होता है, 3 कोष्ठी हृदय होता है। यहाँ पे कितने कोष्ठी होते हैं, 3 कोष्ठी इनके पास में हृदय होता है। और 3 कोष्ठी हृदय का मतलब यहाँ पे आर्टरिया और यहाँ पे होता है वेंट्रिकल। तो बच्चा यहाँ पे 3 कोष्ठी हृदय होता है। ये बात भी अगर बात करें फाल्स करें, पहली बात फाल्स हो गई, दूसरी बात भी फाल्स हो गई। शुष्क जमीन पर यह यूरिया उत्सर्जित से यूरिक अम्ल उत्सर्जित हो जाता है। तो बच्चा यूरिया से यूरिक अम्ल की बात भी नहीं होती, ये भी यहाँ पे फाल्स है। ऊपर के 3 बच्चा विकल्प फाल्स हो गए। इसका जीवन इतिहास तालाब के जल में पूरा होता है, तो तालाब के जल में बिल्कुल बात है, यहाँ पे पूरा होता है, ये बात सही है। तो ये बात यहाँ पे ट्रू है। तो ऐसा कहाँ जहाँ पे ABC फाल्स है, तो बच्चा ABC फाल्स यहाँ भी नहीं है, ABC फाल्स यहाँ भी नहीं है, ABC फाल्स आपके यहाँ भी नहीं, तो कोई नहीं। विकल्प बनेगा 4, सही विकल्प होगा 4। आपका प्रश्न 141, विकल्प बनेगा 4। अगली बात है 142 की। 142 में मतलब बात करें रामचंद्र प्लाट की बात करें, और रामचंद्र प्लाट संबंधित है आपके प्रोटीन से, तो आंख बंद करके बच्चा विकल्प नंबर 2 लगाएंगे। अगली बात है आपकी 143 में बताया यहाँ पे बात क्या करना है, सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित करने के लिए यहाँ पे कौन किससे संबंधित है, तो आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले आपके ट्यूबरकुलोसिस लिखा है, और ये संबंधित है कौन सी वैक्सीन से। वैक्सीन बच्चा यहाँ पे जो होगी वो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे हानिकारक जीवाणु की होगी। और यहाँ पे दूसरा है बच्चा यहाँ पे हुपिंग खप यानी हुपिंग खाप है, और ये संबंधित है बात आपके मृत जीवाणु के। तो ए का बच्चा ऑप्शन यहाँ देख पा रहे हैं 4th है, और ए का 4th यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है। विकल्प नंबर 1 बन जाएगा आपका सही जवाब। आपके प्रश्न 143 का जवाब। अगला प्रश्न है आपका 144। बच्चा एक तरफ आप देख पा रहे हैं आपका नमूने दिए गए हैं रोगजनक रोकथाम के इलाज के साथ को बीमारी को बच्चा बताना। तो एक सारी बीमारी है जैसे अमेबियासिस, और अमेबियासिस आपको पता है ये केवल संक्रमित भोजन और जल के उपयोग से होती है। डिप्थीरिया बच्चा अगर बात करें तो DPT वैक्सीन को से इसमें लगाते हैं हम लोग। कालरा की अगर बात करिए तो बच्चा कालरा को हम लोग किससे मिलाएंगे, यूज ऑफ रिहाइड्रेशन थेरेपी, यानी हम लोग क्या करते हैं निर्जलीकरण चिकित्सा का प्रयोग करते हैं इसमें। और देन आपके पास क्या है सिफिलिस, और सिफिलिस ट्रिपेनोमा पैलिडम की संबंधित है। तो बच्चा 144 में यहाँ पे क्या जवाब बनेगा, 144 का विकल्प नंबर बच्चा 2 देखो। विकल्प नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। एक ऑप्शन 2 है, और यहाँ पे विकल्प नंबर 2 देखिए बच्चा, विकल्प नंबर 2 देखिए। एक ऑप्शन 2 है, बी का 3 है, सी का 3rd और डी का यहाँ पे 1 है। विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। प्रश्न 144 विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 145 कह रहे हैं दिए गए बच्चा टेबल में निम्न में कौन सा गलत है। तो बच्चा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारे ऑप्शन दिए गए। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम के सामने लाइपेज लिख दिया गया है। यहाँ पे ब्यूट्रिक अम्ल होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे बच्चा होना चाहिए ब्यूट्रिक अम्ल। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ब्यूट्रिक अम्ल। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्यूट्रिक अम्ल। और थोड़ा क्लियर लिखते हैं बच्चा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ब्यूट्रिक अम्ल। यहाँ पे होना चाहिए आपका ब्यूट्रिक अम्ल, और अंग्रेजी में बोलेंगे तो ब्यूट्रिक एसिड। तो ये बात यहाँ पे गलत दी गई है, और ये यहाँ पे गलत दी गई है।
और आपको गलत ही ढूंढना था, तो गलत का भाई गलत, यानी जवाब बनेगा विकल्प नंबर 2। तो आपका प्रश्न 145 विकल्प नंबर 2 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न 146 है। यहाँ पे कह रहे हैं बच्चा निम्न में से कौन सा कथन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है लेकिन oogenesis के लिए सही नहीं है। तो यहाँ बच्चा जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं और बच्चा उसमें देखिए बी सी ई को, ये है आपके सामने बी, ये है आपके सामने सी और देन है आपके सामने ई। तो बच्चा 146 में बी सी ई को देखिए, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही हो और oogenesis के लिए सही नहीं हो। तो कह रहे युग्मक का विभेदन अर्धसूत्री विभाजन के पूर्ण होने के बाद होता है। बिल्कुल सही बात है बच्चा, आपको पता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बात सही है, क्योंकि आपके यहाँ पे स्पर्मेटिड बनते हैं और स्पर्मेटिड आपके बदलते थे स्पर्मेटोजोआ में, और ये पूर्ण होने के बाद ही होता है। ये बात आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है लेकिन oogenesis के लिए सही नहीं है। फिर कह रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन सतत रूप से समसूत्री विभाजन कर स्टेम कोशिका की जनसंख्या में पाया जाता है, और ये बात भी आपकी सही है। सतत रूप से का मतलब कॉन्टिन्यूअस, सतत रूप का मतलब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है आपके स्पर्मेटोजेनेसिस, ये बात सही है, पर oogenesis के लिए कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता था। फिर कह रहे हैं ये यौवनारंभ आरंभ होता है, तो ये बात सही है, एट द प्यूबर्टी पे ही होता है, एट प्यूबर्टी टाइम पे ही होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी होता है और ये आपकी प्यूबर्टी से पहले ही स्टार्ट हो जाता है और फिर आपकी रुकी हुई प्रोसेस बाद में होती है। तो आपकी बी सी ई जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही बात है लेकिन oogenesis के लिए सही नहीं है। ये ऑप्शन जो है ये आपके गड़बड़ वाले हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। तो बी सी ई जहाँ लिखा होगा वही बनेगा जवाब। तो आपका प्रश्न 146 बी सी ई दिया है विकल्प नंबर 3 में, तो विकल्प नंबर 3 बन जाएगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 147, तो जिसमें आपको बताया गया था जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से आता है, और आपको पता है बच्चा जीएनआरएच जब आएगा तो ये कौन कौन सा हार्मोन बनवाएगा और क्या क्या करेगा। तो बच्चा सबसे पहली बात है आपका जीएनआरएच जैसे आपका ला रहा है यहाँ पे एलएच, और एलएच वर्क करता है लीडिंग सेल पे। एलएच वर्क किस पे करता है? लीडिंग सेल, और लीडिंग सेल का मतलब यहाँ पे लीडिंग कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। देन एंड्रोजन निकलेगा और शुक्राणु पशु का निर्माण होगा। यहाँ पे जीएनआरएच एलएच के साथ साथ एक हार्मोन और निकलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एफएसएच, और एफएसएच काम करता है सर्टोली सेल पे। एफएसएच किस पे कवर करता है? सर्टोली कोशिका पे काम करता है, कोशिकाओं पे काम करता है। ये निकालता है कारक, और ये कारक क्या कराते हैं? ये जो कारक हैं ये कराते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये कारक क्या कराते हैं? ये कारक कराते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इस पर यहाँ पे मियो होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, और जेनेसिस MIO मियोजेनेसिस। तो अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर ए हमारा क्या है? FSH है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो ए है वो क्या है? ए हमारे पास जो है वो क्या है? FSH है। तो ए FSH कितनी जगह है आप देख पा रहे हैं? यहाँ पे FSH है, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ए FSH यहाँ पे हो गया, ए FSH यहाँ पे हो गया। उसके बाद में बी हमारा क्या है देख पा रहे हैं आप? बी क्या है? बी है लीडिंग कोशिका। तो यहाँ पे बी सर्टोली है, गलत हो गया, ये गया काम से। और यहाँ पे बी है हमारा लीडिंग कोशिका। सी हमारा देख पा रहे हैं आप सर्टोली कोशिका है, बिल्कुल सही है आपके साथ। सी सर्टोली कोशिका की बात करी जा रही है। और डी हमारा क्या है? ये जो डी है ये है स्पर्मियोजेनेसिस। तो विकल्प नंबर 4 जाएगा सही जवाब। विकल्प नंबर 4 बनेगा भैया सही जवाब। आप देख पा रहे हैं ABCDE। तो 147 विकल्प नंबर 4 बना सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 148, निम्नलिखित में से सही जोड़े का बच्चा यहाँ पे चुनाव करना है। तो सही जोड़ा यहाँ पे क्या है? ध्यान से देखिए, विकल्प नंबर 3 को यहाँ पे कर रहे हैं लाइगेजेस। और लाइगेजेस आपको पता है ये 2 DNA के अणु को जोड़ने का काम करता है, ये बात बिल्कुल सही बताई गई। न्यूक्लियेजेस 2 स्ट्रैंड को अलग करता है, ये बात सारी बातें यहाँ पे गलत है। विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 148 का जवाब। अगला प्रश्न है आपका 149, कह रहे हैं ट्यूबरोसम निग्रम एंड टिग्रिस स्पीशीज ऑफ जीनस सेलेनम। तो बच्चा ट्यूबरोसम और निग्रम के लिए तो बात सही है, पर टिग्रिस जो है ये जीनस पैंथेरा यानी वंश पैंथेरा से बिलोंग करता है। ये जो बच्चा टिग्रिस है ये आपका वंश पैंथेरा से ये बिलोंग करता है।
और ये वाली बात तो सही है सोलेनम के केस के लिए, तो यहाँ पर ये बात गलत हो गई। आलू मकोई बैंगन द्विबीजपत्री क्लास के सदस्य में आते हैं, ये बात इनकी बिल्कुल सही है। तो कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। जवाब क्या बनेगा 149 का विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न हमारे सेशन का है 150। निम्न में से 2 कथन यहाँ पे देखें, आपको बताना है यहाँ पे क्या सही है और क्या गलत है। तो सबसे पहले आपको क्या यहाँ पे बताना है, आपको बताना है यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तंबाकू की मोज़ेक बीमारी का कारक जीवाणु से वायरस होता है। अब आपको पता है कि तंबाकू की जो मोज़ेक बीमारी है, इसको हम लोग TMB कहते थे। इसका कारक जो होता है वो क्या होता है, इसका कारक होता है वायरस। इसका कारक क्या होता है, इसका कारक होता है वायरस। और ये वायरस जो है ये जीवाणु से छोटा होता है, क्योंकि ये जीवाणु रहित फिल्टर से पास हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगला है कि विषाणु अपने विशिष्ट परशोषी कोशिका के बाहर सक्रिय होता है। तो बच्चा कोशिका के जब बाहर होता है तो ये सक्रिय नहीं होता है, ये निष्क्रिय रहता है। ये कैसा होता है, ये निष्क्रिय होता है। और जैसे ही इसको कोई सेल यानी कोशिका मिल जाती है तो ये अपने आप को सक्रिय कर लेता है और अपनी संख्या को लगातार बढ़ाता रहता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कथन 2 गलत है, कथन 1 सही है। आपका प्रश्न 150 जवाब बनेगा विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, कथन 1 आपका सत्य है, कथन 2 असत्य है, यानी कि विकल्प नंबर 2 बन जाएगा आपका सही जवाब आपके प्रश्न 150 का। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे सारे क्वेश्चन हमारे सेशन के खत्म हो रहे हैं। कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिए सेशन पे और धमाकेदार तरीके से समझिए अपने आगे क्वेश्चन और अपनी गलतियों को पहचानिए। तो कुछ ही पलों में आपके पास आने वाले हैं रिस्पेक्टेड सुधीर सर। तब तक दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं कभी अगले सेशन में। तब तक हमारी तरफ सभी को जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। हेलो बच्चों, आज बेटा आपका FST 32 टेस्ट हुआ होगा और आपका मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छा टेस्ट गया होगा। ठीक है बच्चों, हिंदी माध्यम की श्रृंखला को बढ़ाते हुए मैं सुधीर कटियार 151 से लेके 200 क्वेश्चन तक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और 101 से लेके 150 तक डॉक्टर अनिरुद्ध सर ने आपके साथ डिस्कस किए हैं। बेटा हमारे सिंह सर का जो मिशन है, पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, वो भी हिंदी माध्यम के बच्चों को कोई समस्या ना आए, उसी को श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सवाल संख्या बेटा 151 देखते हैं बेटा। ठीक, देखेंगे। देखिए निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं। कोशिका भित्ति रहित जीव केवल किंगडम एनिमेलिया और प्रोटिस्टा में उपस्थित होते हैं। बेटा देखिएगा, अगर हम बात करते हैं बेटा तो कोशिका भित्ति जो रहित जीव हैं किंगडम एनिमेलिया और प्रोटिस्टा के अलावा और भी जो है जैसे मोनेरा है, जिसमें कि बेटा आपने पढ़ा होगा माइकोप्लाज्मा, वो भी कोशिका भित्ति रहित होता है। इनके अलावा और भी जो जीव होते हैं उनमें भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कथन जो है पूरा पहला जो है वो सही नहीं है। दूसरा, विषम पोषी जीव केवल किंगडम एनिमेलिया, कवक और मोनेरा में उपस्थित होते हैं। तो बेटा अगर विषम पोषी की बात की जाती है तो एनिमेलिया, कवक और मोनेरा के अलावा बेटा जो है प्रोटिस्टा में भी जो होते हैं वो विषम पोषी पाए जाते हैं। जैसे आपने उसमें अपवंक या स्लाइम मोल्ड बेटा और प्रोटोजोआ होते हैं। तो इस हिसाब से ये कथन भी गलत है। तो 151 की अगर हम बात करते हैं बेटा तो इस जगह पे दोनों ही कथन असत्य या गलत जा रहे हैं। तो इसका उत्तर जो जाएगा 151 का वो पहला जाएगा। निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं। बहुकोशिकी स्वपोषी गैमेटोफाइट केवल शैवाल और ब्रायोफाइट में उपस्थित होता है। बेटा ये बात गलत है, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुकोशिकी जो है गैमेटोफाइट टेरिडोफाइट में भी होता है। टेरिडोफाइट में भी पाया जाता है। ठीक है बच्चों, बहुकोशिकी स्पोरोफाइट केवल ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और अनावृत बीजी, बड़ा आवृत बीजी में भी बहुकोशिकी होता है। तो
मतलब जो एंजियोस्पर्म है उनमें भी पाया जाता है। तो यहां हो जाएगा बेटा आवृत बीजी में भी, जिसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो ये कथन भी जो देखा जाए गलत हो गया। तो इस हिसाब से 152 का जो उत्तर जाएगा वो पहला जाएगा। निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं। दो प्रकार के बीजाणु केवल अनावृत बीजी और आवृत बीजी के सदस्यों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। बच्चों अगर हम देखेंगे तो दो प्रकार के जो हैं बीजाणु जो होते हैं बच्चों ये टेरिडोफाइट के कुछ पौधों में भी पाए जाते हैं। जैसे बेटा आप सिलेजनेला जानते हो बच्चों, तो ये कथन गलत हो गया। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में आर्चिगोनियम के मुक्तक एंथ्रोजॉइड के स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। बेटा ये बात सही है। तो 153 में अगर बात बेटा देखा जाता है बच्चों, तो इस जगह पे पहला कथन तो असत्य है लेकिन दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है बेटा, 153 का जो उत्तर जाएगा बच्चों वो तीसरा जाएगा। अर्थवॉर्म और सिल्क वॉर्म के लिए सही कथन का चयन करें। बेटा अगर हम अर्थवॉर्म और सिल्क वॉर्म की बात करते हैं, दोनों ही बेटा जो है आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे दोनों ही ट्रिकोरिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। रक्त परिसंचरण बंद प्रकार का होता है बेटा, नहीं बेटा, इसमें जो रक्त परिसंचरण तंत्र है जो वो आर्थ्रोपोडा का खुला प्रकार का होता है, खुला प्रकार का होता है। दोनों नॉन कॉर्डेट, ये बात सही है। दोनों खंडित शरीर रखते हैं, ये बात भी सही है बेटा। चूंकि दोनों त्रिकोरिक हो गया ए, फिर बेटा नॉन कॉर्डेट हो गया सी, और फिर बच्चों दोनों खंडित शरीर रखते हैं डी। तो इस हिसाब से जो उत्तर जाएगा बेटा यहाँ पे दूसरा जाएगा। 154 का जो उत्तर होगा वो दूसरा होगा। यहाँ पे बेटा देखते हैं सही अनुरूपता का चयन करें। बेटा देखिएगा, जिनमें लार्वा पाया जाएगा उनका जो होगा विकास अप्रत्यक्ष होगा, जिनमें लार्वा नहीं पाया जाएगा उनका जो विकास होगा वो अप्रत्यक्ष ना होके बेटा डायरेक्ट होगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे देखें ये जो दिखाई गई स्पंजेस दिखाई गई हैं, स्पंजेस में जो है बेटा लार्वा पाया जाता है। तो या इसका जो होगा लार्वा प्रेजेंट होता है, लार्वा उपस्थित होता है, तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष होगा। ठीक, जो बटरफ्लाई है इसमें भी लार्वा पाया जाता है, तो इसका भी जो होगा लार्वा उपस्थित है तो अप्रत्यक्ष होगा। ठीक, विकास जो है यहाँ पे फैसियोला दिखाया गया है, इसमें भी लार्वा पाए जाते हैं, तो इसका भी विकास जो है अप्रत्यक्ष होगा। और इसमें भी लार्वा पाया जाता है, इसे टैडपोल कहा जाता है बेटा, तो इसमें भी लार्वा जो इसका विकास भी अप्रत्यक्ष होगा। इस हिसाब से 155 में देखें बच्चों, 155 जो है इसमें सभी में बेटा लार्वा पाए जाने का अप्रत्यक्ष होने के कारण इसका जो विकास जो होगा वो अप्रत्यक्ष होने का सभी उत्तर जा रहे हैं। तो 155 का जो उत्तर होगा बेटा यहाँ पे चौथा जाएगा। गलत अनुरूपता का चयन करें बेटा। देखेंगे ऑस्ट्राइथिस जो होता है, जो बोनी फिशेस होती हैं, वो समुद्री और बेटा स्वच्छ दोनों जगह पाई जाती, बात सही है बेटा। उभयचर बेटा दो हैबिटेट के होते हैं, और दो हैबिटेट क्या है, जल के साथ स्थली होती है, बात भी सही है बच्चों। सरीसृप केवल स्थली होते हैं बेटा, ऐसे नहीं, कुछ सरीसृप जो होते हैं बेटा वो मैं कहूँगा ज्यादातर जो होते हैं बेटा स्थली होते हैं, और कुछ जो होते हैं बेटा वो जली होते हैं। आपने मगरमच्छ और भी जीवों को देखा होगा, तो इस जगह पे ये बात गलत है। स्तनधारी कुछ सदस्य उड़ने वाले, ठीक है बेटा, जैसे बैट होता है, जल में रहने वाले जैसे डॉल्फिन होता है बेटा, वेल होता है, तो इस जगह पे ये बात भी सही है। तो 156 में जो उत्तर जाएगा मेरे बच्चों वो तीसरा जाएगा। 157 में देखते हैं बच्चों, गलत अनुरूपता का चयन करना है।
कैनिस जो है बेटा कुत्ता होता है, डॉग होता है। नाजा जो है जीनस बेटा ये कोबरा के लिए होता है। लेबियो जो है नाम बेटा ये जूलॉजिकल नाम जो है ये रोहू का होता है। स्ट्रीथियो गिद्ध का ना होके बेटा ये जो है ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग का होता है, जो अफ्रीका और अरेबिया में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग का होता है बेटा, ये पॉइंट याद रखेंगे। और ये एक बेटा फ्लाइटलेस जो है बर्ड होती है। तो 157 का जो उत्तर जाएगा मेरे बच्चों ये चौथा जाएगा। गलत अनुरूपता का चयन करना बेटा हम लोगों के यहाँ पे 198 नंबर पे बेटा देखेंगे। ठीक है, फैबेसी फैमिली में जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं बच्चों। मालवेसी में एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं बेटा। पोएसी में बेटा पेरियंथ पाया जाता है। और जो बेटा ईपी पेटलस कंडीशन है बेटा ये मिमोसॉइडी में ना होके जो है कंपोजिटी और मालवेसी में पाया जाता है। कंपोजिटी और मालवेसी कुल में पाया जाता है। ठीक है, तो इस जगह पे जो गलत अनुरूपता है बेटा ये जो होगी 158 का जो उत्तर है वो चौथा जाएगा। इसमें एंडोसियम जो होता है वो करोला से अटैच्ड रहता है। 158 का उत्तर बेटा 4 होगा। गलत अनुरूपता का चयन करें। ठीक है बेटा, देखेंगे प्रांकुर और मूलांकुर जो है जिन्हें बेटा हम प्लूम्यूल और रेडिकल जो है, ठीक, ये एक बीजपत्री बीज। ठीक है बेटा, प्रांकुर मूलांकुर द्विबीजपत्री, दोनों में बात सही है बच्चों। लेकिन इनकी कवरिंग की अगर बात आए, कोलियोप्टाइल की बात आए या कोलियोराइजा, ये केवल एक बीजपत्री में होगा। ये बात ध्यान रखना बच्चों। फल भित्ति जो है फल में केवल गूदेदार नहीं बेटा, गूदेदार के अलावा बेटा जो होती है उसमें शुष्क फल भित्ति होती है। ये गलत हो गया। टेस्टा और टैगमन जो है ये बीज के आवरण स्तर होते हैं। आउटर इंटीग्यूमेंट से टेस्टा बनता है, इनर इंटीग्यूमेंट से टैगमन बनता है। ठीक है बच्चों, तो इस जगह पे 159 का उत्तर जो जाएगा बेटा वो तीसरा जाएगा। सही अनुरूपता का चयन करें। अगर बेटा देखेंगे ब्रेसिकेसी फैमिली है बेटा, एक नहीं बाई कार्पिलरी सुपीरियर ओवरी होता तो पहला गलत हो गया। जो मालवेसी फैमिली होती बेटा वो पेंटा कार्पिलरी होती है, सुपीरियर ओवरी हो गया, ये भी गलत हो गया। ये भी देखिएगा मालवेसी दिखा 5 पेंटा कार्पिलरी तो इंफीरियर ओवरी दिखाया गया, ये गलत है बच्चों। ठीक है, और पोएसी फैमिली जो है जो मोनो कार्पिलरी है और सुपीरियर ओवरी होती है। तो इस जगह पे जो उत्तर जाएगा बेटा 160 का जो उत्तर जाएगा वो चौथा जाएगा। आगे बेटा सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों। 161 नंबर का सवाल बेटा देखेंगे। अगर हम 161 नंबर की बेटा बात करते हैं, एक पुष्प में तंतुओं की लंबाई एक समान रहती है। अगर हम ये जो क्रूसीफेरी फैमिली की बात कर रहे हैं और सरसों की बात कर रहे हैं तो उसमें फिलामेंट की जो लंबाई होती है बेटा वो अलग अलग होती है बेटा। जैसे कि बेटा आपने पढ़ा होगा टेट्राडाइनमस। अगर ये देखिएगा एक स्टैमेन ये हो गया, दूसरा स्टैमेन ये हो गया, तीसरा स्टैमेन ये हो गया, चौथा स्टैमेन ये हो गया, और ये जो हो गए बेटा ये बाहर के हो गए। तो इस कंडीशन को हम बेटा 2+4 कहते हैं। और ये जो है अलग अलग लंबाई, तो इसके लिए देखा जाए तो ये पहला कथन तो गलत हो गया, समान उसके नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखिए ओवरी एक कच्छी होती है, लेकिन यह असत्य सेप्टम के कारण आपको मालूम बेटा ये ओवरी वॉल में पैराइटल प्लेसेंटन है, प्लेसेंटा होता है, और ये जाके बेटा ग्रोथ करके बनाते हैं, इसे फॉल्स सेप्टम कहते हैं। और ये देखिएगा पहले यूनिलॉकुलर होती है, बाद में बाइलॉकुलर हो जाती है। तो ये बात सही है बच्चों। ओवरी सुपीरियर होती है, ये बात सही है। फ्लावर जो होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं बेटा। तो क्रूसीफेरी या सरसों में देखा जाए तो बेटा ये तीनों कैरेक्टर पाए जाते हैं। इस हिसाब से बेटा 161 का जो उत्तर जाएगा वो दूसरा जाएगा।
162 बेटा देखते हैं बेटा यहाँ पे। हम लोग जानते हैं कि पौधे के जीवन चक्र में बहुत सारी घटनाएं हैं, ठीक है, जहां पर एक से अधिक पीजीआर अंतरक्रिया करके बहुत सारी घटनाओं को प्रभावित करते हैं। ये घटनाएं हैं बेटा, ठीक है बच्चों, देखेंगे बीज जो कलिकाओं में प्रसूप्ति करते हैं, बिल्कुल सही बच्चों बात है बेटा। एब्सेशन करते हैं, जैसे आपको मालूम है ऑक्सिन होता है, ठीक है, आपको ऑक्सिन हार्मोन जो एब्सेशन जो यंग है उनको गिरने नहीं देता, ओड को गिरा देता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से थाइलिन भी होता है, जरावस्था को बड़ा करने वाले हार्मोन जो होते हैं, जैसे इसको रोकने वाला हार्मोन जैसे साइटोकाइनिन है, ठीक है, और इसको बढ़ाने वाला जैसे एब्सिसिक एसिड है। एपिकल डोमिनेंस जो होती है बेटा, ये जो होती है मुख्य रूप से ऑक्सिन हार्मोन के कारण होती है, जिससे बेटा जो है जब तक बेटा एपिकल डोमिनेंस होगा लेटरल जो है पार्ट्स की कलियां वृद्धि नहीं करती हैं। तो 162 में अगर देखा हार्मोन सभी कर रहे हैं, तो 162 का उत्तर जो जाएगा बेटा वो तीसरा जाएगा। 164 नंबर का बेटा देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के लिए सही कथन का चयन करें, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यह प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों का लक्षण है, बिल्कुल सही बात है बेटा। यह एक कोष की बहु कोष की दोनों के में पाई जाती है, बात भी सही है। यह विषम पोषी स्वपोषी दोनों में पाई जाती है, बात भी सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुछ संरचनाएं प्लाज्मा झिल्ली के प्रसार द्वारा बनती हैं, ठीक है बेटा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 163 में बेटा, तो ये जो है प्रोकैरियोट ना होके बच्चों, यहाँ पे अगर देखा जाए जैसे आपने प्रोकैरियोट में देखा होगा कि आपका साइनोबैक्टीरिया है या बैक्टीरिया है, वो मेम्ब्रेन फोल्ड करके बेटा इनर को फोल्ड करके वो मीजोसोम बनाती हैं, या ब्लू ग्रीन एल्गी में क्रोमैटोफोर बनाती हैं। तो इस जगह पे बेटा देखा जाए ये बात भी सही है। तो 163 का उत्तर जो हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। मतलब इससे बेटा एक तरफ तो मीजोसोम बनता है बच्चों, जो मीजोसोम, और मीजोसोम आपको मालूम है तो बेटा प्रोकैरियोट की कोशिका विभाजन के लिए होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए होता है बेटा, और बेटा ये रेस्पिरेशन के काम करता है, ठीक है। और इनके अलावा जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, फोटोसिंथेसिस एल्गी हैं, उनमें इनका जो मुख्य काम जो होता है बेटा वो क्रोमैटोफोर जो फोटोसिंथेसिस की तरह फोटोसिंथेसिस करने में सहायता करते हैं, ठीक। तो 163 का जो 163 का जो उत्तर जाएगा वो तीसरा जाएगा। मानव से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना लगभग 18,000 वर्ष पूर्व शुरू हुई। इस प्रकार की एक प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा गुफा चित्र कहां पर देखी जा चुकी है? उत्तर प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका चट्टान, बेटा ये तो यहाँ नहीं होती है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका चट्टान सेल्टर्स में, ये बात सही है। ये जो है वहाँ पे भीमबेटका में बेटा वहाँ पे हमारे आदि मानव द्वारा कुछ चित्र बनाए गए हैं, वहाँ पे उन्हीं के आधार पे ये पता लगता है कि प्रागैतिहासिक मानव जो है चित्रकारी से कितना लगाव रखते थे। जैसे इसका एक बेस्ट उदाहरण बेटा है जैसे क्रोमैग्नॉन मानव, ठीक है बेटा, आंध्र प्रदेश जिले में नहीं बेटा, अरुणाचल में भी नहीं होगा, ठीक। तो 164 का जो उत्तर जा रहा है बेटा मेरे बच्चों वो दूसरा जा रहा है। अगला सवाल बेटा देखते हैं 165 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रंध्रीय उपकरण के लिए सही नहीं है? ठीक है बेटा, रक्षक कोशिकाएं अचलता से हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया रखती हैं, ठीक है। जो रक्षक कोशिकाएं हैं वो जो है उनमें बेटा ये चीजें पाई जाती हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। हमें सही नहीं, ये तो बात सही है बच्चों। रक्षक कोशिकाएं सहायक कोशिकाओं के द्वारा घिरी नहीं होती हैं, बेटा ये गलत है बेटा, इनके द्वारा ये घिरी होती हैं, ठीक है बेटा। जो यहाँ पे रंध्र गैसीय विनिमय का में शामिल होते हैं बेटा, और इनके अलावा रंध्रों से पानी वेपर के रूप में लॉस होता है जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। रक्षक कोशिकाओं की भीतरी भित्ति मोटी होती है और बाहरी भित्ति जो है पतली होती है। तो 165 का जो उत्तर जाएगा मेरे बच्चों
वो दूसरा जाएगा कौन एक प्रकार का पादप वृद्धि निरोधक है? बात सही बेटा। जो यहाँ पे देखें डॉर्मिन जो है, एब्सिसिन जो 2 है और निरोधक हार्मोन, ये सभी जो है ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं बच्चों, और ये सीड के डेवलपमेंट ग्रोथ में भी सहायता करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये इनहिबिटर हैं। तो ये एक ही हार्मोन के अलग अलग रूप होते हैं, डॉर्मिन हो चाहे एब्सिसिन 2 हो चाहे बड़ा निरोधक भी हो। ठीक है बेटा, तो 166 का जो उत्तर जाएगा बेटा ये चौथा है। एक ही चीज केमिकल एक है, नाम बेटा अलग अलग है बेटा। अब हम लोग यहाँ पे बेटा ये देखना है बेटा कि निम्नलिखित कौन सी अस्थि अग्रपाद में उपस्थित होती है बेटा। देखिए ये हमारी बेटा ह्यूमरस हो गई, ये रेडियस अल्ना हो गई, ये कार्पस हो गई, ये बेटा मेटाकार्पस हो गई, ये फेलिंजेस हो गई। ये हमारे 4 लिम्स की हड्डियां हैं, यही नहीं होगा तो इसमें फीमर नहीं होगी बेटा। ठीक, रेडियस अल्ना हो, अल्ना जो है ये रेडियस है, ये अल्ना ये होगी, कार्पस होंगी, टार्सल बेटा नहीं होगी। ठीक, ह्यूमरस होगी और बेटा पटेला नहीं होगी। तो इसमें बेटा जो आ रही है बी सी डी अगर देखें 167 का जो उत्तर होगा वो पहला जाएगा। अगला सवाल बेटा देखते हैं 168 नंबर का देखते हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बड़ी मैचिंग का है, हम लोग देखते हैं बच्चों। देखिएगा अधिकाग्रसिका गुच्छिका जो है ये मस्तिष्क में होती है बच्चों। ठीक, गैसों का आदान प्रदान श्वसन नलिकाओं के द्वारा होता है बेटा। ठीक, और संवेदी कार्य जो है ये गुदा लूम करते हैं। हीमोलिम्फ जो है बिना पिगमेंट के होता है, उसे बेटा हीमोलिम्फ कहते हैं। तो इस जगह पे जो होगा A2B1C4 4 होगा, D जो है 3 होगा। तो इस जगह उत्तर जो है 168 का जो उत्तर होगा बेटा वो पहला जाएगा। 169 बेटा देखते हैं। ठीक है बेटा, कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं बल्कि 2 अंगकों हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया व एसईआर पर भी पाए जाते हैं बेटा। एसईआर नहीं बेटा, आरईआर होगा, तो पहला तो कथन गलत हो गया बेटा। देखिए अगर राइबोसोम है तो वो आरईआर होगा, राइबोसोम नहीं है तो उसे एसईआर कहते हैं। और ये जो है राइबोसोम जो होते हैं बच्चों वो याद रखना 8Ts होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं वो 70S राइबोसोम होते हैं बेटा। ठीक है, सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती, बात सही है, और काफी तीव्र गति से विभाजित होती हैं। इस हिसाब से बेटा देखा जाए तो पहला कथन तो गलत है और दूसरा कथन सही है। 169 का उत्तर जो होगा वो तीसरा जाएगा। 170 नंबर का बेटा सवाल देखते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, देखेंगे किस प्रकार के बंडल में जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं। ठीक है बेटा, अगर एक ही त्रिज्या की बात है बच्चों, अगर हम ये देखें बेटा तो एक ही त्रिज्या पे पाया गया जाइलम और फ्लोएम, ये हो गया बेटा जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया, तो उसे हम संयुक्त कहते हैं। ठीक है बेटा, और बेटा अगर फ्लोएम बाहर की ओर होता है जाइलम अंदर की ओर होता है तो उसे कोलैटरल कहते हैं। और इनके बीच में जब कैम्बियम पाया जाता है तो उनको ओपन कहते हैं। तो इस जगह पे अगर हम देखें बेटा ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया। नॉर्मली जो है जाइलम अंदर की ओर फ्लोएम बाहर की ओर होता है, इन दोनों के बीच में ये कैम्बियम पाया जाता है, ये कैम्बियम हुआ बेटा, और बाहर की ओर ये फ्लोएम होता है और ये जो होता है जाइलम होता है। ठीक, तो इस प्रकार के को हम संयुक्त कहते हैं। 170 का उत्तर जो जाएगा वो तीसरा जाएगा। 171 नंबर बेटा देखते हैं हम लोग। एक पुष्पी पादप जिसके जड़ कोशिका में 20 गुणसूत्र हैं तब परागकण बेटा परागकण हैप्लॉइड होता है, ये n हो जाएगा, तो बेटा ये n बराबर ये 10 हो जाएगा। बीजांड का बेटा 2n होता है,
तो ये बेटा 20 हो जाएगा। भ्रूण पोष जो है ये 3n होता है बेटा, तो ये बेटा 30 हो जाएगा। तो इस हिसाब से बेटा जो है परागकण में हैप्लॉइड 10 और बीजांड काय में डिप्लॉइड 20 होंगे और भ्रूण पोष में बेटा 30 होंगे। उत्तर 10, 20, 30 जाएगा। 171 का जो उत्तर होगा बेटा वो दूसरा जाएगा। अब 173 बेटा हम देखते हैं बच्चों। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए, ठीक बच्चों, एक विशेष टेक्निक होती है बेटा, उसे ICSI कहते हैं बेटा, ICSI कहते हैं। दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में निक्षेपित किया जाता है, ठीक है। तो इस जगह पे प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए ICSI दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें, हाँ बिल्कुल सही बच्चों, शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है, ठीक बेटा। आंसर बेटा इसका तीसरा जाएगा बेटा। अगर अगर IUT होता है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर जब किया जाता है तो IUT होता है बेटा। जब जाइगोट को बेटा, जो जाइगोट जो है बेटा 8 सेल से कम होता है या सेल या इससे कम होता है तो उसको हम फैलोपियन ट्यूब में, तो उससे बेटा जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है। और गैमीट जो इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जो है बेटा, ये जिसमें फीमेल गैमीट को ट्रांसफर उनको किया जाता है जिन महिलाओं में गैमीट का निर्माण नहीं होता बेटा। तो इस जगह पे बेटा 172 का जो उत्तर होगा वो तीसरा जाएगा। अगला आ रहा है बेटा 173 बेटा, देखते हैं यहाँ पे। STI की जटिलताओं का चयन करें। अगर STI जो होता है बेटा तो पेल्विक जो होता है इन्फ्लुएंस PID होता है बेटा, ठीक। दूसरा बेटा स्टेरिलिटी बंधता होता है, एबॉर्शन गर्भपात होता है, ठीक। मृत शिशु का जन्म होता है, ठीक। और बेटा कभी कभी जो है जो इम्प्लांट जो है यूट्रस में ना होके किसी दूसरी जगह में हो जाता है, उसे बेटा अस्थानिक संगर्भता या एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है, ठीक है बेटा। इस जगह पे जो बातें आ रही हैं सभी आ रही हैं। तो 173 का जो उत्तर होगा बेटा वो 3 होगा। कौन सा बेटा रुधिर जो है सर्वग्राही है? बच्चों ध्यान रखना, देखिएगा जिनमें जो है बेटा एंटीजन नहीं होते हैं, जैसे O ब्लड ग्रुप, वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो आप किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। और जिनमें एंटीबॉडीज नहीं होते हैं वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। तो AB ब्लड ग्रुप एक ऐसा है जिनमें दोनों एंटीजन हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं है। तो इस जगह पे बेटा ये उत्तर A जाएगा। तो 174 का जो उत्तर 1 होगा। तो यूनिवर्सल जो हो गया रेसिपिएंट जो हो जाएगा वो AB होगा, यूनिवर्सल जो डोनर होगा वो O ब्लड ग्रुप होगा। आपको ये भी मालूम हो गया, AB इसलिए होगा क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज नहीं हो। O यूनिवर्सल डोनर इसलिए होगा कि इसमें कोई एंटीजन नहीं है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। तो 174 का जो उत्तर होगा बेटा वो पहला जाएगा। 175 बेटा देखते हैं। क्रमबद्ध परिसंचरण पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा अन्य जरूरी पदार्थों को ऊतकों तक पहुंचाता है तथा वहां से कार्बन डाइऑक्साइड अन्य हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ऊतकों से दूर ले जाता है। बात बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। यहाँ पे ये बात सही है कथन। सिराओं में ट्यूनिका मीडिया धमनियों की अपेक्षा मोटा होता है। बेटा सिराओं में ट्यूनिका जो होता है मीडिया ये अपेक्षाकृत पतला होता, मोटा नहीं होता बेटा, ठीक। इसीलिए बेटा सिराओं की ल्यूमेन ज्यादा चौड़ी होती है और जो आर्टरीज होती हैं उनकी ल्यूमेन जो है कम चौड़ी होती है। ये इसका मुख्य कारण बेटा जो है ट्यूनिका मीडिया ही होता है। तो ये बात गलत हो गई। तो 175 का उत्तर जो जाएगा बेटा वो दूसरा जाएगा। 176 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखेंगे, जीव वैज्ञानिकों को यह पक्का विश्वास नहीं है कि प्रोकैरियोटिक जातियों की संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है बेटा। ये बात सही है
कि अभी तक इतनी हम लोग इनके विषय में पूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए हैं। समस्या यह है कि पारंपरिक वर्गीकरण के तरीके सूक्ष्म जीवों को पहचानने के लिए उचित नहीं है तथा बहुत सी जातियां प्रयोगशाला में कहाँ संवर्धन योग्य नहीं है। ये कारण भी सही है। ठीक है बेटा, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे अभिकथन भी सही है और उसका कारण भी सही है, तो 176 का जो उत्तर होगा बेटा वो चौथा जाएगा। 177 बेटा देखते हैं। यहाँ पे हम लोग गलत अनुरूपता को हमें चयन करना बेटा। 8 सूत्री विभाजन डीएनए रेप्लिकेशन की एक चक्र होता है, बिल्कुल सही बात बेटा। सम सूत्री विभाजन में भी डीएनए की एक चक्र होता है, ये बात भी सही है। प्रोफेज से द्वितीय में रिकॉम्बिनेज एंजाइम विकर का उपयोग होता है। प्रोफेज द्वितीय में नहीं बेटा, प्रोफेज प्रथम में होता है। प्रोफेज प्रथम में जिसकी 5 उपावस्थाएं होती बेटा, जिसमें लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, ठीक है, पैकेटीन है, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस, उनमें बेटा जो है पैकेटीन अवस्था में इस एंजाइम का उपयोग होकर क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है बेटा, तो ये बात गलत हो गई। कोशिका पट्टी स्फैग्नम और साइकस बात सही है बेटा। ठीक, 177 का उत्तर जो जाएगा वो तीसरा जाएगा। 178 नंबर का बेटा सवाल देखते हैं बेटा। अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर एक जीव में गुणसूत्र की संख्या 48 है, तब कोशिका चक्र के दौरान G1 S G2 प्रवस्था में गुणसूत्र की संख्या क्रमशः क्या संख्या होगी। बच्चों इसकी एक बात हमेशा याद रखना, जो सेल साइकिल होती है, कोशिका चक्र होता है, उसमें डीएनए का अमाउंट तो डबल होता है, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। जो सेल की क्रोमोसोम संख्या होती है वही संख्या उसकी मानी जाती है बेटा। तो इस जगह से देखा जाए तो चाहे G1 हो, चाहे S हो, चाहे G2 हो, इन तीनों में ही जो है क्रोमोसोम की संख्या जो होगी वो 48 ही होगी बेटा। 178 का जो उत्तर होगा बेटा वो तीसरा होगा। 179 नंबर का सवाल देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखेंगे इसमें हमें गलत अनुरूपता का चयन करना है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर या धूसर द्रव्य होता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग श्वेत द्रव्य का बना होता है बेटा। देखिएगा, आंतरिक भाग श्वेत द्रव्य का बना होता है, बाहरी भाग जो धूसर द्रव्य का बना होता है। तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं जो हैं हाइपोथैलेमस में पाई जाती हैं, और एमेगडाइला जो है बेटा ये पश्च मस्तिष्क में ना होके बेटा अग्र मस्तिष्क में होता है। और बेटा ये जो है जो और संरचनाएं हैं, जैसे हिप्पोकैम्पस लोब होता है बेटा, ठीक है, उनके साथ लिम्बिक सिस्टम बनाता है, जो कि बेटा जो है सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल और कार्यों को बेटा ये जो है रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इस जगह पे गलत जो हो गया ये चौथा होगा। 179 का जो उत्तर होगा बेटा वो चौथा जाएगा। 180 नंबर का बेटा देखते हैं। नीचे दिए गए 2 कथन हैं। ठीक है बेटा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे NADP रिडक्टेज एंजाइम झिल्ली के स्ट्रोमा की ओर होता है, बात सही है बेटा, ये ठीक है। जब केवल फोटो सिस्टम द्वितीय क्रियाशील होता है तब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम में ही घूमता रहता है। बट ऑफ फास्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन के चक्रीय प्रवाह के कारण होता है। फोटो सिस्टम द्वितीय नहीं, फोटो सिस्टम फर्स्ट की बात है, तो ये बेटा कथन गलत है। तो बेटा पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। तो 180 का जो उत्तर जाएगा मेरे बच्चों वो दूसरा जाएगा। बेटा ध्यान रखना, देखिएगा जब दोनों फोटोस्टम एक्टिवेट होंगे तो बेटा वो होगा नॉन साइक्लिक या अचक्रीय फास्फोरीकरण, और जब केवल फोटोस्टम फर्स्ट होगा जो स्ट्रोमा लैम्बली में पाया जाता है तो वहां पे बड़ा चक्रीय प्रक्रिया चलती है, और चक्रीय प्रक्रिया में केवल एटीपी का निर्माण होता है, और चक्रीय फास्फोराइलेशन में एटीपी और NADPH दोनों का निर्माण होता है बेटा। ठीक है, तो 180 का उत्तर दूसरा जाएगा। 181 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, केल्विन ने प्रस्तावित किया कि पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक, जिसके लिए एक वर्णक अणुओं के संगठित समूह
तथा अन्य तत्वों में इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित किया जाता है। ये ठीक है बेटा। ठीक। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन के स्वांगीकरण के पाथवे के प्रतिचक्रण पर केल्विन को 1971 में नोबेल प्राइज मिला। बेटा 1971 में ना मिला था बेटा, ये इनको 1961 में नोबेल प्राइज मिला था। तो ये बात जो है बेटा गलत हो गई। इस हिसाब से अगर देखा जाए कथन जो एक सही है और कथन दो जो है गलत है। 181 का उत्तर जो होगा वो दूसरा जाएगा। 182 नंबर का बेटा देखते हैं हम लोग। काकरोच के लिए गलत अनुरूपता का चयन करें। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पे बेटा देखेंगे, ये देखिएगा क्रॉप जो है ये भोजन संग्रहण का काम करता है और भोजन का पाचन में भी सहायता करता है। हीमोलिम्फ जो है ब्लड जो है काकरोच का या इंसेक्ट का जो होता है ब्लड होता है, लेकिन उसमें ब्लड पिगमेंट नहीं होती हैं। रंगहीन प्लाज्मा हीमोसाइट्स होती, बात सही है बेटा। रक्त वाहिका जो सुविकसित नहीं बेटा, अल्प विकसित होती है। यहाँ पे अल्प विकसित, चूंकि ओपन वेस्कुलर सिस्टम होता है, अल्प विकसित होती है। ठीक है बेटा। तो इस जगह पे गलत अनुरूपता ये हो जाएगी। हृदय की कक्षाएं मेंढक से ज्यादा होती हैं बेटा, इसे 13 होते हैं बेटा और मेंढक में 3 चैम्बर ही होते हैं। तो इस हिसाब से ये बात भी सही है। तो 182 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो तीसरा जाएगा। 183 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे गलत अनुरूपता का चयन करें। ठीक है, इस जगह पे अगर हम देखें कैटक्लोमीन्स जो हैं ये जो है एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है और मेडुला से सिक्रीट होता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है और जो है तो ये जो है बेटा एनर्जी को रिलीज करने में सहायता करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को तोड़ते हैं। ये बेटा लिपिड को भी तोड़ता है और ये जो प्रोटीन को भी तोड़ता है। ये बात याद रखना है बेटा। ठीक है बच्चों, और ये इमरजेंसी के समय बहुत ज्यादा हमारे काम आता है। जोना ग्लोमेरुलोसा है एड्रिनल मेडुला का ना होके बेटा एड्रिनल कॉर्टेक्स का पार्ट होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का पार्ट होता है। तो ये बात गलत हो गई। 183 का जो उत्तर जाएगा बच्चों वो जाएगा, चौथा उत्तर जाएगा। 184 नंबर का सवाल देखते हैं बेटा, ये याद करने वाला बच्चों। 184 में आप बेटा यहाँ पे देखेंगे बेटा, जो ये देखिएगा कि पारितंत्र स्तर पर विविधता है। ठीक है बेटा, इकोसिस्टम लेवल विविधता है, जैसे कि भारत के रेगिस्तान, वर्षावन, मैंग्रोव, प्रवात भित्ति, आर्द्र भूमि, ज्वार नदमुख तथा एल्पाइन सौदल की पारितंत्र विभिन्नता स्कैवेंडियन देश होता है बेटा। उस स्कैवेंडियन देश को बेटा हम नॉर्वे से अधिक है। ये बेटा आपको एजिट याद करना, नॉर्वे से अधिक होती है। तो इस जगह पे अगर हम देखेंगे रिक्त स्थान पे जो हो जाएगा नॉर्वे आएगा और 184 का जो उत्तर आएगा बेटा वो तीसरा आएगा। 185 नंबर के बेटा सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन केल्विन चक्र में शामिल नहीं है। अगर हम बेटा यहाँ पे देखेंगे केल्विन चक्र में RuBP होता है, ठीक, जो कि CO2 को एक्सेप्टर का काम करता है। रुबिस्को एंजाइम के द्वारा कार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया होती, तो ये केल्विन चक्र में हो जाएगा। ये जो है C4 पौधों हैच एंड स्लैग चक्र में होगा, ये भी केल्विन चक्र में होगा बेटा, ये भी केल्विन चक्र में होगा बेटा। और ट्रायोस फॉस्फेट भी जो है रिडक्शन के बाद जो है फास्फोग्लिसरिक एसिड बनती, वहां ट्रायोस फॉस्फेट भी इससे संबंधित है बेटा। ट्रायोस फॉस्फेट जैसे फास्फोग्लिसराइड होता है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन मोनोफॉस्फेट होता है, तो ये भी होगा। तो इस जगह पे 185 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो दूसरा जाएगा। अगला सवाल देखते बेटा यहाँ पे 186 नंबर पे मैचिंग का बेटा, और इसे मैच कराएंगे बेटा। देखिए ग्लूकोसेमीन जो है बेटा एक एमिनो शर्करा होती बेटा, ये बात सही है। ठीक, फास्फोरिक एसिड जो है ये
न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड में होता है बेटा। ठीक, एलेनिन जो है ये अमीनो एसिड होती, ग्लाइसिन एलेनिन जो है। सेलुलोज जो है ये जो होगा ये जटिल कुंडली अनुपस्थित होता है, ये लीनियर होता है, सीधा होता है बेटा। ठीक है, तो और ग्लूकोज का ये पॉलीमर होता है। तो इस जगह पे 186 का जो उत्तर जाएगा वो पहला जाएगा बच्चों। मैचिंग के सवाल बड़े अच्छे से करिएगा बेटा। 187 नंबर पे बेटा हम देखते हैं यहाँ पे बच्चों। ठीक है, देखिए एन जो है ये जनसंख्या जो घनत्व को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो उत्प्रवासन मतलब इमिग्रेशन जो है बेटा ये जो है ये डी से नहीं बेटा, ये ई से होता है, ये बात गलत हो गई यहाँ पे। आई जो है बेटा इमिग्रेशन होता है, ये बात सही है। और बर्थ रेट जो होता है बी होता है, ये बात भी सही है। और डी जो होता है डेथ रेट के लिए होता है। ठीक है, ये मृत्यु दर के लिए हो गया, ये जन्म दर के लिए हो गया, ये जो आने वाले होंगे और ये जो जाने वाले होंगे उनके लिए होता है बेटा। तो 187 का जो उत्तर होगा बेटा वो उत्तर जाएगा, दूसरा जाएगा। अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन है। अगर हम बेटा यहाँ पे अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन की बात करते हैं बेटा तो देखिएगा 6000 से 8000 जो ml होती बेटा ये पर मिनट पे जो हम लोग इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन करते हैं वो होती बच्चों। और जो अंतः श्वसन जो है सुरक्षित आयतन जो है वो जो है 2500 से लगभग 3000 होता है। और बेटा IRV जो होता है 1000 से 1100, IERV जो होता है वो बेटा 1100 से, रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो 1000 से 1100 होता है। और IRV जो होता है बेटा वो 1100 से 1200 होता है। तो इस जगह पे मेरे बच्चों उत्तर जो जाएगा वो 188 का दूसरा जाएगा। ये पर मिनट होती है, पर टाइम जो होती है 500 ml होती बेटा। ठीक है, सही अनुरूपता का चयन करें, यहाँ पे दिया गया है। ठीक, देखेंगे ADH होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। PCT होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है। DCT होता है दूरस्थ संवलित नलिका होती है। गुच्छी निस्यंदन दर जो होती है ये बेटा GFR होता है। तो 189 का जो उत्तर होगा वो 4 जाएगा। ये सभी बातें सही आ रही हैं बेटा। फिर बेटा मैचिंग का आ गया बेटा, हमें मैच करना बच्चों। यहाँ पे देखेंगे कौन सी बातें कितनी सही हैं। ठीक है बच्चों, और सही चरणों का हमें यहाँ पे सीक्वेंस लेना है कि कौन प्रक्रिया पहले होती है कौन प्रक्रिया बाद में होती है, वो सीक्वेंस मिलाना है बेटा। ठीक है, तो अगर हम बेटा यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो है हम लोग सांस लेते हैं, इंस्पिरेशन होती है और एक्सप्रेशन होती है जिसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। पहला स्टेप ये हो गया ब्रीथिंग। दूसरे स्टेप में लंग्स और ब्लड के बीच में O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन द्वारा। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में बेटा हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन गई है उसको ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन लेकर ट्रांसपोर्ट करती है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ जो है गैसेस हो या ऑक्सीजन जो हो गया वो तीसरा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप में बेटा क्या होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में ऑक्सीजन टिश्यू में जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में आती है। इसके बाद फिर बेटा जो है ये ऑक्सीजन जैसे ही बेटा सेल के अंदर जाती है वहाँ पे कोशिकीय श्वसन शुरू होता है जिसके 3 स्टेप होते हैं। पहली अवस्था ग्लाइकोलिसिस होती है, दूसरी अवस्था जो होती है क्रेब्स साइकिल होती है और तीसरी अवस्था जो है ETS होता है। तो इन अवस्थाओं को अगर हम बेटा देखेंगे सीक्वेंस से जो मैच करेंगे यहाँ पे बेटा, तो पहले नंबर पे बेटा फुसफुसी श्वसन या ब्रीथिंग हो गया। पहले नंबर पे जो होता है श्वसन या फुसफुसी संवातन जिससे वायुमंडलीय वायु अंदर खींची आती है और CO2 से भरपूर कुपिका के द्वारा बाहर की ओर की जाती है। दूसरे नंबर बेटा देखेंगे वायु कुपिका झिल्ली के आर पार O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। फिर बेटा वो जो है जो ऑक्सीजन है वो बेटा रक्त के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है बच्चों। फिर वहां से बेटा ब्लड और ऊतक के बीच में O2 और CO2 का बेटा
लेन देन होता है। और जैसे ही बेटा वो ऑक्सीजन पहुंचती है तो वहाँ कोशी श्वसन, जिसके 3 भाग हमने बताए बेटा, वो जो है उसमें सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होती है, इसके बाद जो है क्रेब्स साइकिल होती है, और फिर इसके बाद ईटीएस होता है, जिससे एटीपी के रूप में एनर्जी उत्पन्न होती है। तो 190 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो पहला जाएगा। किस प्रकार की न्यूरॉन में एक एक्सॉन उपस्थित होता है बेटा? देखिएगा, अगर यहाँ पे एक एक्सॉन है, डेंड्रॉन नहीं है बेटा, तो इसे सीडो यूनिपोलर कहते हैं। अगर एक एक्सॉन हो गया, एक डेंड्रॉन हो गया, तो इसे बाइपोलर कहते हैं, जो रेटिना में पाया जाता है बच्चों। अगर एक एक्सॉन के साथ कई जो होते हैं इसे मल्टीपोलर कहते हैं। ये जो है साधारण जो है ये जो है टिश्यू में ये जो है हमारे ये नॉर्मल जो जगह जो है, जब ब्रेन है, अन्य जगहों पे यही वाले मल्टीपोलर पाए जाते हैं। ये रेटिना में पाया जाता है और ये भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है। तो देखेंगे एक्सॉन सभी में एक ही आ रहा है। तो देखिएगा, और संख्या जो वेराई करती है बेटा वो डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स की करती है। तो इस जगह पे देखा जाए एक एक्सॉन है तो सभी में एक ही एक्सॉन होगा। तो उत्तर बेटा जाएगा 191 का, वो चौथा जाएगा। 192 नंबर का बेटा देखते हैं। वृषण और अंडाशय केवल अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती। बात बिल्कुल सही है बेटा, अंतःस्रावी ग्रंथि के अलावा बेटा ये जो है गैमीर बनाते हैं, इसलिए इन्हें बेटा प्राइमरी या प्राथमिक जो है सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक। वृषण और अंडाशय हार्मोन साबित करते हैं, लेकिन प्राथमिक जनन अंग भी हैं, ये बात भी सही है। चूंकि प्राथमिक जनन अंग इसलिए बेटा कहा गया चूंकि इनके अंदर गैमीट का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस जगह पे अगर हम बात करते हैं बेटा, दोनों ही बातें सही हैं और इसका सही जो है इसको समझाया एक्सप्लेनेशन भी है। तो 192 का जो उत्तर होगा बेटा वो चौथा जाएगा। 193 बेटा देखते हैं। हीमोडायलिसिस के प्रक्रम में रोगी की धमनी से रक्त निकालकर उसमें हिपैरिन जैसा कोई थक्का रोधी मिलाकर अपोहनकारी इकाई में भेजा जाता है, जिसे हम बेटा कृत्रिम वृक्क कहते हैं या हीमोडायलिसर कहते हैं। ठीक है बेटा, और इसमें जब होता है जब ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे यूरीमिया कहते हैं, उस समय इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ठीक है बेटा, 193 का जो उत्तर होगा बेटा वो दूसरा जाएगा। अगला सवाल बेटा हम लोग देखते हैं, 194 नंबर का सवाल देखते हैं। ठीक है, देखेंगे केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था आरंभ होती है। ठीक है बेटा, मध्यावस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। ये बात भी सही है। तो अगर हम देखें बेटा यहाँ पे हमारे दोनों ही कथन सही जा रहे हैं, तो 194 का जो उत्तर होगा बेटा वो चौथा जाएगा। ध्यान रखिए बेटा कि जैसे ही बेटा केंद्र का आवरण गुण से विघटित होता है तो समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, और जहां मध्यावस्था जहां इक्वेटर प्लेट होती वहां गुणसूत्र इकट्ठे होते हैं, वहीं से बेटा मध्यावस्था पट्टिका बनती और यहीं से बेटा सेल प्लेट का फॉर्मेशन भी होता है। ये बेटा 195 रंग का है, ये मैचिंग का बेटा। ठीक है, कौन सी बात सही है ये हमें देखना है। ऑक्सीटोसिन का जो प्रभाव है चिकनी पेशी का संकुचन करना है, जैसे बेटा चाइल्ड बर्थ के समय होता है, जैसे मिल्क इंजेक्शन के समय होता है, उस समय ये जो है मिल्क बाहर निकालने के लिए और बेटा बेबी को जन्म देने के लिए इस हार्मोन का स्रावण होता है। मेलानोसाइट जो है मेलानिन रखने वाली कोशिकाएं होती हैं बेटा, जिसके कारण बेटा स्किन का रंग बेटा निर्धारित होता है। एमएसएच जो है त्वचा की वृद्धता का नियमन करता है। ये बात भी सही है। जो बेटा एमएसएच जो होता है बेटा ये पिट्यूटरी ग्लैंड की पास इंटरमीडिएट से सिलेक्ट होता है, स्रावित होता है। ठीक है, तो इस जगह पे अगर देखें तो 195 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो चारों बातें ही अनुरूपता के अनुसार सही हैं।
रेजरपिन एक रासायनिक अवयव है और ये प्राप्त होता है। अगर हम रेजरपिन की बेटा बात करते हैं तो एट्रोपा बेलाडोना से एट्रोपिन प्राप्त होता है बेटा। पाइनस सटाइवम से बेटा जो है ये टर्पेंटाइन तारपिन का तेल प्राप्त होता है। रॉल्फिया वोमेटेरिया जो है बेटा इससे रेजरपाइन प्राप्त होता है, ठीक है। और कोक से जो है एराइथ्रोजाइलम कोका से कोक प्राप्त होता है बच्चों। तो इस जगह पे 196 का जो उत्तर होगा वो तीसरा जाएगा। और बेटा आपको मालूम रेजरपाइन जो होता है बेटा एक एल्कोलॉइड होता है और पौधों के लिए एल्कोलॉइड जो है ये केमिकल डिफेंस का काम करते हैं। 197 बेटा देखेंगे, प्रोफेस फर्स्ट की कौन सी घटना सबसे अंतिम में होती है। देखेंगे अगर हम यहाँ पे देखेंगे बेटा सिनेप्टोनिमल सम्मिश्रण का निर्माण, ठीक, ये अंतिम नहीं होती बेटा। ये निर्माण जो है इसकी शुरुआत होती जाइगोटीन में होती है, अच्छी तरह से नजर आता है ये पैकेटीन में और ये टूटने लगता है डिप्लोटीन में, ठीक है। विनिमय जो क्रॉसिंग ओवर ये पैकेटीन में होता है, सम्मिश्रण का मिश्रण जो होता है ये डिप्लोटीन में होता है, ये पैकेटीन ये डिप्लोटीन। क्लाज्मेटा का उपांतीकरण जो होता है डाइकेनेसिस अवस्था में होता है बेटा। देखिएगा क्या जो क्लाज्मेटा के मूवमेंट को ही हम बेटा उपांतीकरण कहते हैं और ये जो है सबसे अंतिम अवस्था होती है डाइकेनेसिस, उसमें होता है। तो 197 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो चौथा जाएगा। 198 नंबर का बेटा सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों। एक कोशिका में केंद्रक छिद्रों से होकर आरएनए और प्रोटीन अणु केंद्रक से कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर आते जाते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा। देखिए आरएनए का जो है ट्रांसक्रिप्शन केंद्रक में होता है, इसलिए ये केंद्रक द्रव्य से कोशाद्रव्य में जाता है और प्रोटीन का निर्माण जो है कोशाद्रव्य में होता है, वो जो कोशाद्रव्य से केंद्रक द्रव्य में आता है। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, साधारणतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है, लेकिन ऐसा देखा गया है इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित होती रहती है। ये बात भी सही है। कई ऐसे जीव हैं जिसमें जो है केंद्रक नहीं पाए जाते, कई ऐसे जीव हैं जिसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं और कई ज्यादातर ऐसे जिनमें एक ही केंद्रक होता है। तो आपने देखा होगा पैरामीशियम है जिसमें एक से अधिक केंद्रक है, सेव ट्यूब है जिसमें केंद्रक नहीं होता मैच्योर अवस्था में, आरबीसी उसमें जो है केंद्रक नहीं होता मैच्योर अवस्था में। तो ये बात भी सही है। तो इस जगह पे 198 का जो है होगा उत्तर बेटा चौथा जाएगा। 199 में बेटा देखते हैं बच्चों, ठीक है। कसाविकी गति के लिए गलत कथन का चयन करें, ठीक है बेटा। यह स्पर्मेटोजोआ के तैरने में सहायता करता है, फ्लैजिलस, ठीक है बेटा। आर्थ्रोपोड के कैनाल तंत्र जो है आर्थ्रोपोडा का नहीं होता बेटा, ये पोरीफेरा का होता है। पोरीफेरा का कैनाल तंत्र, पोरीफेरा का कैनाल तंत्र होता है बेटा, ठीक। उसमें फ्लैजिला पाए जाती हैं, गलत है, ठीक। प्रोटोजोअन जैसे कि यूरिना में फ्लैजिला पाया जाता है, बात सही है। तो इस जगह पे 199 का जो उत्तर बेटा जाएगा वो दूसरा जाएगा। आगे आते हैं बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है बेटा। देखिए पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है दो अमीनो एसिड के बीच में पाया जाता है, अमीनो एसिड में नहीं पाया जाता। तो इस जगह देखा जाए टायरोसिन अमीनो एसिड है, एलेनिन भी अमीनो एसिड है और वैलिन भी है। अगर दो ही अमीनो एसिड जुड़ती तो उनके बीच में CONH बॉन्ड बनता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता। इस जगह पे उत्तर कोई नहीं होगा। तो 200 का जो उत्तर जाएगा मेरे बच्चों वो चौथा जाएगा। ध्यान रखिएगा बेटा, कभी किसी अमीनो एसिड नहीं, दो अमीनो एसिड के बीच में CONH बॉन्ड पाया जाता है, जिसे बेटा हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है बेटा, ठीक। थैंक यू मेरे बच्चों, आप मेहनत करिए और खूब आगे बढ़िए और इसी तरह से हम लोग हिंदी माध्यम जितने क्वेश्चन है उनको आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, ठीक बच्चों। थैंक यू मेरे बेटा।